तो आई थिंक कि ये हमारा एक चैलेंज है कि हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग पे लेकर आना है एंड लर्निंग लर्निंग हाउ टू लर्न. This is a very important thing. What you really learn in a university is how to learn. Wow. Thank you so much everyone for joining us today. मुझसे अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि यार आपके मेंटोर्स कौन हैं, तो मैंने कहा कि अपने बड़ों को बुलाते हैं जो हमारे मेंटोर्स हैं. तो नदीम साहब पाशा के सेक्रेटरी जनरल भी रहे और वैसे भी somebody that whenever I sit I just learn a lot. Like I think your wisdom you probably have an idea or not idea लेकिन no idea, लेकिन मुझे पर्सनली ये फील होता है कि I've learned something from you that I could have not learned otherwise in years. तो बहुत ऑर्गेनिक लेवल पे आप मुझे समझाते हैं तो मुझे बहुत फायदा होता है. प्रोफेसर जदी साहब, नस्ट की जो भी आपको नजर आती है आज, उसके पीछे जो एक हाथ है, हमने मतलब आपका बड़ा नाम सुना. अब आप जिकी में हैं. जिकी ऑलरेडी इज अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, ह्यूज नेम जी. एंड सो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन इससे मुतालिक आते रहते हैं, स्पेशली जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, कि अब एजुकेशन इटसेल्फ इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक कि क्या करें और क्या ना करें, एंड सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, एंड इफ यू गो रॉन्ग यू मिस आउट ऑन सो मेनी अपॉर्चुनिटीज. तो हमने कहा यार इससे बेहतर है कि हम इंडस्ट्री भी बैठे और एकेडमियन भी बैठे और जितने भी लोग हैं इससे मुतालिका, वो सारे इस पे बैठ के आज हम टॉपिक पे बात करें कि किस तरफ जाना चाहिए. लेकिन बिफोर वी स्टार्ट ऑन दैट, मेरा जो पर्सनल एक आजकल मोहब्बत वाला क्वेश्चन भी है, और मैंने एक वीडियो बनाई, उस पर काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी भी है कि पाकिस्तान में रहना चाहिए, पाकिस्तान से जाना चाहिए. तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप लोग दोनों पाकिस्तान से बाहर रहे और फिर पाकिस्तान वापस आए. Why did you come back to Pakistan? पाकिस्तान में तो कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं, बुरे हालात हैं. Why did you come back? Oh, I can take this question. That's what I think I've been asked this question so many times. वो हर आदमी आके मुझसे पूछता है. मैं ख्याल में क्वेश्चन का जो फ्रेज है ना वो थोड़ा सा उसको डिफरेंट कर लेते हैं. हमने जाने कंट्रोवर्शियल की. नहीं, मैं भी कंट्रोवर्शियल रखूंगा. वो हम सब सुनते हैं कि हमारे हमें समझाया गया, हमारे नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि इल्म हासिल करने के लिए कि आपको चीन भी जाना पड़े तो जाना चाहिए. तो अगर आपकी जान पाकिस्तान से जाने का मकसद अपना एक्सपीरियंस, अपना एक्सपोजर, अपनी एजुकेशन बेहतर करना है, तो आपको 100% जाना चाहिए, कोई शक नहीं है. वो कहते हैं जिसने अगर ट्रैवल नहीं किया तो उसने ज़िंदगी में कुछ सीखा नहीं है. तो ट्रैवल जो है वो सब बहुत कुछ आपको चीज़ सिखाता है. तो पाकिस्तान में रहना चाहिए. ऑफ कोर्स मेरे ख्याल में अगर आप आज नहीं रहेंगे तो आप कल पाकिस्तान में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि हर आदमी अपनी एंड पे अपनी रूट्स की तरफ ही जाता है. तो ये एक साइकिल है. आप पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो शायद 30-35-40 साल अपने मुल्क से बाहर टाइम गुजार चुके हैं, आज आप उनसे पूछें ओके हमने पाकिस्तान जाना चाहते ये हैं. बात आपने सही कही. तो दोनों एंगल को मेरे ख्याल में हमें मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक एंगल कंट्रोवर्शियल चीज होता है कि शायद पाकिस्तान इतना बुरा है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए. तो मेरे ख्याल में जरूर जाना चाहिए. हैव एक्सपोजर, हैव लर्निंग एंड देन ऑफ कोर्स. अच्छा, ये चीज़ जो ट्रेंड में आपका भी इस पे पॉइंट लेता हूँ, लेकिन मैंने ये नोट किया कि इंडिया और पाकिस्तान में वापस आने का कल्चर है. रिटायरमेंट के टाइम पे लोग वापस आते हैं, थोड़ा सा कुछ कमा लेते हैं, कुछ सीख लेते हैं, वापस आते हैं. चाइना में, बाकी कंट्रीज मैंने इस तरह नहीं देखा. वो तो बस जाते हैं और वहीं पे आबाद होते हैं और वहीं पे अपनी फ्यूचर बिल्ड करते हैं. दे नेवर कम बैक. इज दैट ट्रू? ऐसा ही है. उसके दो तो फिर क्यों ऐसा? जी, मैं आपको दोस्त, क्योंकि उनके लिए किसी भी कल्चर में मेल्ट होना आसान है. चाइना के लिए, चाइनीज़ के लिए, बिकॉज उनकी कोई सच आप समझ लें कि रिलीजियस या कल्चरल स्ट्रेंथ्स वो उस तरह नहीं है, या उस तरह की वैल्यूज़ नहीं है जो उनको मजबूर करती है ना मेल्ट होने के लिए. तो वो उस कल्चर में उनके लिए उसको मेल्ट होना बहुत ज़रूरी है. आपने देखा होगा चाइनीज़ हमेशा एक अमेरिकन या इंग्लिश नेम अडॉप्ट कर लेते हैं. उनका चाइनीज़ नेम भी होगा, उनका एक इंग्लिश नेम भी होगा. तो उनके लिए वो कल्चर अडॉप्ट करना, ये कल्चर में मेल्ट होना रिलेटिवली बहुत ईजी है. जबकि एशियन कंट्रीज में इंडिया पाकिस्तान के साथ ये कल्चरल मेल्ट होना थोड़ा सा रेजिस्ट होता है, इसलिए वो थोड़ी सी आइसोलेशन में भी रहते हैं, और इसलिए वो थोड़ा सा रूट से भी अटैच रहते हैं. सेकंड पार्ट में ख्याल में जो चाइनीज़ कल्चर के अंदर है कि उनकी इंटरनल इंटीग्रेशन बहुत अच्छी है. आपने चाइना टाउन देखे होंगे.
हाँ। अगर सैन फ्रांसिस्को चले जाएं तो चाइना टाउन मिलेगा, आप न्यूयॉर्क चलेंगे चाइना जहाँ टाउन चले मिलेगा, जाएं, चाइनाटाउन जहाँ मिलता है। तो उनकी अपनी वो फिर थोड़ी सी जो कल्चरल वैल्यूज, जो कल्चरल वो टच है, वो अपने ही उस कम्युनिटी के अंदर हाँ, कर लेते हैं। उसको बिल्ड कर लेते हैं। तो आई थिंक दैट्स व्हाट दे आर मोर कंफर्टेबल लिविंग देयर। डॉक्टर साहब, व्हेन डिड यू कम बैक टू पाकिस्तान? I came back in 1993. और और बिफोर दैट? सो बेसिकली मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तो हमारा दिल है, और दिल के साथ तो हमेशा इंसान अटैच रहता है। तो पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान एंड आई ऑलवेज वांटेड टू स्टे इन पाकिस्तान। बस हमारा दिल ये करता है कि हम पाकिस्तान को इतना अच्छा बनाएं कि तमाम लोग पाकिस्तान में आना चाहें, पाकिस्तान में बसना चाहें। अल्लाह ताला ने हमें बड़ी खूबसूरत कुर्राए अर्ज़ दिया है, बहुत सारी तमाम किस्म की यहाँ पे नेमतें मौजूद हैं। अब हमारे ऊपर ये है कि हम उनको किस अंदाज में क्या कहते हैं ना, मुसख्खर करते हैं अपने लोगों के लिए। तो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला का बहुत करम है कि हम एक ऐसे खित्ते में पैदा हुए कि जहाँ पे तमाम नेमतें मौजूद हैं। तो कसूर मैं समझता हूँ कि हम लोगों का है कि हमने एज़ पाकिस्तानीज़ उन चीज़ों को उस अंदाज में डेवलप नहीं किया। ठीक। तो ये है। जो दूसरा आपने क्वेश्चन किया कि चाइनीज़ कल्चर में या और डिफरेंट कल्चर में लोग वहाँ पे रह जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक हमारी खुशबख्ती है कि हमारे वालिदैन जो है ना, वो बहुत ही मैं समझता हूँ कि शफ़क़त से अपने बच्चों को पालते हैं। और अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि मेरे वालिदैन ने तो बहुत ही ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि हमारी क्या कहते हैं ना, नशो नुमा में और ग्रोथ में और पढ़ने लिखने में, ख़ास तौर पे इल्म के साथ जो मेरा लगाव है, वो इस वजह से कि मेरी वालदा को बहुत लगाव था, मेरे वालिद को बहुत लगाव था। तो हमारे घर में किताबें, ठीक है ना, और मुख्तलिफ जो दुनिया के फ़िलासफ़र्स गुज़रे हैं या और उलमा गुज़रे हैं, उनके बारे में गुफ्तगू रहती थी। तो देयरफॉर होता यही था कि इंसान के जहन में वो चीज़ें क्या कहते हैं, रच बस जाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि चूँकि वालिदैन से इतनी आपकी अटैचमेंट होती है, तो आप डेफिनेटली इस चीज़ को पसंद करते हैं कि आप उनके पास ही वापस आएँ। सही। तो आप पाकिस्तान जब वापस आए, फिर नस्ट में आपने 30 साल सर्व किया। 30 साल, 30 इयर्स। जी, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि मुझे यानी बचपन से ही सारा क्रेडिट मैं देता हूँ अपनी वालदा को, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से ही इल्म की जुस्तजू की तरफ मुतवज्जे किया। हमेशा मैं यही कोशिश करता था कि मैं इल्म के मैदान में आगे बढ़ूँ। तो अल्लाह के फज़ल से मुझे एक स्कॉलरशिप मिला था जिस पे मैं गया था बाहर पढ़ने के लिए, और मास्टर्स भी मैंने वहाँ से अमेरिका से किया, पीएचडी भी अमेरिका से किया। जैसे सर कह रहे थे कि ट्रैवलिंग इज़ अ ग्रेट एजुकेशन, ग्रेट एजुकेशन। मतलब उस हमारे नबी का भी ज़ाहिर फरमान है कि हमें जाना चाहिए, चाइना जाएं, उधर जाएं। तो जिस ज़माने में हम गए, अब तो चाइना बहुत ऊपर चला जा रहा है, लेकिन जिस ज़माने में हम गए, आई वेंट बैक इन 1987 तो December 87 actually, January 88. Just for traveling or living? No, for education. Oh, okay. मेरा तो मैंने आपसे बताया कि So you lived over there. मेरा तो मेन फोकस एजुकेशन ही था ना, तो आई वेंट फॉर मास्टर्स पीएचडी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग From China? फ्रॉम यूएसए। From US? फ्रॉम यूएसए आई वेंट। चाइना के करने गए? Sorry. नहीं, चाइना मैं नहीं गया, मैं कह रहा हूँ कि मैं तो रेफरेंस दे रहा था। मैं रेफरेंस दे रहा था कि हुजूर ने फरमाया ना कि चाइना, अगर आपने इल्म हासिल करना हो चाहे चाइना जाना पड़े, उस ज़माने के एतबार से, तो हमारे ज़माने के एतबार से अमेरिका वाज एट द टॉप। एंड मैं समझता हूँ कि वही अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और रहमत है कि मुझे मौका मिला कि मैं अमेरिका में जाके पढ़ता। और वाकई में ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारी यूनिवर्सिटीज़, जो यूएस की यूनिवर्सिटीज़ थी, उनकी एजुकेशन वाज टॉप क्लास। Still is. जो कॉन्सेप्ट्स इंजीनियरिंग के हमने वहाँ सीखे, आई थिंक दे आर वर्ल्ड क्लास, मतलब उसमें कोई शक नहीं है। और आई थिंक आई वाज वेरी ब्लेस्ड, आई गॉट सम वेरी गुड प्रोफेसर्स। माय मेन प्रोफेसर वाज फ्रॉम पेन स्टेट यूनिवर्सिटी, ऑल्दो आई स्टडीड इन यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा, बट यू नो व्हाट इज गुड अबाउट फ्लोरिडा इज कि जो लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हैं, they try to come back and live in Florida. Warmer water. So warmer waters and very
आई थिंक सीरीन स्टेट। Yeah. तो होता क्या था कि माय मेन प्रोफेसर प्रोफेसर लैक्स, अ वंडरफुल पर्सन एंड वेरी नॉलेजेबल, इतना मुझे लुत्फ आता था उनके लेक्चर सुनने का कि उस ज़माने में भी ना रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते थे। सो आई यूज्ड टू लिसन टू हिज लेक्चर इन द क्लास एंड देन आई यूज्ड टू गो टू द मीडिया लैब इन द यूनिवर्सिटी एंड लिसन टू हिज लेक्चर रिपीटेडली। सही। So much, every sentence he spoke was an ocean of knowledge, you know. वाह। So I think I'm definitely a lot of यानी मशकूर हैं कि ऐसे उस्ताद अल्लाह ताला ने हमें बख्शे, उनसे सीखा। फिर मेरे एक और जो थे उस्ताद, वो ही वाज फ्रॉम मिशिगन एंड आर्बर। There was one from and he was also, वो linear algebra उन्होंने हमें पढ़ाया। And I mean, too good a person. 3 घंटे की क्लास होती थी सर, 6 से 9, शाम के 6 से 9। पहले पाकिस्तान में तो आइडिया ही नहीं था कि शाम को भी पढ़ता है इंसान जाके। तो 6 से 9 क्लास होती। मैंने कहा यार ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन मैंने ये देखा कि वो जो प्रोफेसर हमारे साहब थे, मतलब एट दैट टाइम आई वाज लाइक 26 एंड ही मस्ट बी अराउंड 50, बट ही हैड ट्रेमेंडस स्टेमिना। मैंने उनको कभी भी ये नहीं महसूस किया कि यू नो ही इज गेटिंग टायर्ड ऑफ टीचिंग अस फॉर 3 hours. So it was of course 50 minutes lecture and 10 minutes break, you have a coffee and all that. Again, it was a wonderful time I think we had, and lot of learning. उसके बाद I had another professor who was from the Lincoln Labs in MIT. उनसे मैंने लेज़र फिजिक्स पढ़ी थी। और एक प्रोफेसर थे हमारे जो कि वो मेरे रिसर्च मेंटोर थे, एंड ही वाज फ्रॉम कोलंबिया सर। Okay, great, cool. डॉक्टर हेनिंग। एंड बिलीव यू मी, इतना कुछ उनसे सीखने को मिला। पढ़ने लिखने में तो सीखता ही है इंसान, रिसर्च की यानी के अंदाज को और मेथडोलॉजीज़ को। इन लोगों के बड़े डेफिनेटली मंझे हुए रिसर्चर्स थे अपने ज़माने के। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आई यूज्ड टू गो इन द लैब एंड वर्क a lot in the night. तो एक दफ़ा मैं शाम को, अच्छा वहाँ पे बड़ा ओपन कल्चर है, तो आई वाज न्यूली मैरिड, तो मैं अपनी वाइफ के साथ और छोटा बेबी लाइक 6 months old. So I went to work because my wife used to feel a little afraid to work, to stay at home. तो उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ ही चलती हूँ। तो मैं जा रहा था तो उन्होंने मेरी वाइफ के लिए दरवाज़ा खोला लैब का। तो मैं उस वक्त से मुझे ये लगा कि देखें कितनी कर्टेसी है इन लोगों में। आई वाज अ स्टूडेंट, आई वाज अ ग्रेड स्टूडेंट एंड ही वाज अ प्रोफेसर ऑफ वेरी हाई स्टेचर। मतलब है कि ही हैड बीन आई थिंक द चेयरमैन आल्सो, तो ही वाज वेरी एस्टीम्ड प्रोफेसर एंड स्टिल उन्होंने इस तरह किया। तो वो आपको वहाँ से आइडिया होता है कि इंसान जो इल्म है ना, वो आपके अंदर एक नफासत लेकर आता है, और एक मैं समझता हूँ कि एक एलिमेंट ऑफ हम्बलनेस लेकर आता है। ग्रेस है, हम्बलनेस है। तो वो तमाम चीज़ें भी वहाँ पे सीखी बजाय, मतलब एक तो आप इल्म तो सीख ही रहे हैं, रिसर्च मेथडोलॉजी तो सीख ही रहे हैं, लेकिन ये भी आप सीखते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं वो उनकी इस किस्म की भी बहुत अच्छी वाइब्स होती हैं, लर्निंग्स होती हैं जो आप उनसे हासिल करते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, इस प्रेम में आपने कहा कि आप दोनों बाहर से आए हैं, वापस आए हैं, तो आप भी थर्ड पर्सन है जो वापस तालिंग है। तो आपका क्या ऐसी चीज़ थी जो आप वापस ले गए थे? बिकॉज आई थिंक यू स्टेड फॉर लाइक 6-7 years in America and then you came back. सो मेरी इस तरह की स्टोरी नहीं है, मतलब आई रियली डिड नॉट वांट टू कम बैक, आई रियली वांट टू लिव इन द यूएस। मुझे बड़ी खुशी थी मैं पाकिस्तान से भाग गया हूँ, लेकिन आई नेवर फेल्ट बिलोंग्ड इन द यूएस। आई लिव्ड इन कैलिफोर्निया फॉर 8 years. If I ever would decide any other home than Pakistan, तो California is the place. Like sunny weather, amazing place. Absolutely. मतलब Silicon Valley is Yeah, that's true. अभी भी उसको मिस करता हूँ, लेकिन बस just never felt belong there. तो पाकिस्तान पता नहीं आपको क्यों अच्छा लगता है, मतलब I just could not point it out. ओके, लेट मी से दैट पाकिस्तान मुझे हमेशा से अच्छा लगता है और अभी भी लगता है, ठीक है। जबरदस्त। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जब आप जाते हैं ना अमेरिका, तो ग्लैमर बहुत है, ऐसा ही है, बहुत ग्लैमर, और पर्टिकुलरली ग्लैमर हर डायमेंशन में है। यानी अगर आप इल्म की डायमेंशन में हैं तो ऐसी बेहतरीन रिसर्च लैब्स हैं, ऐसा ही है, ऐसी बेहतरीन रिसर्च लैब हैं कि जिनके बारे में आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, आप ख्वाब में भी नहीं देख सकते थे। और मैं अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा करता हूँ कि आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन बेल कम्युनिकेशंस रिसर्च लैब। वाओ।
मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट। Wow. और वही मैं कह रहा हूँ कि इंसान शुक्र नहीं कर सकता अपने रब का इतना ज़्यादा, लेकिन वो जो मुझे माहौल वहाँ पे मिला, वो जो लर्निंग मुझे वहाँ पे मिली, और दैट वाज अ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट इंसिडेंटली। तो वो कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट था, और वहाँ पे जो है ना बहुत मुख्तलिफ रिसर्च कल्चर था एज कम्पेयर टू द यूनिवर्सिटी रिसर्च कल्चर। सही। तो वहाँ पे रिसर्च को भी एज अ sort of a product लिया जाता था, and there was a quarterly review of your research. Yeah. First quarter true, review true. of the research. Because a commercial aspect उसका. Second quarter review of the research, right? So and the kind of competition you face there is fierce. I mean, I had people coming from IITs, MIT, Stanford. उनके पास तो सारे ही जो है ना टॉप क्लास लोग आते थे। ऐसा ही है। तो वो इंसान अपने सर्वाइवल के लिए हार्ड वर्क करता है उस ऐसी जगहों पे, और देन यू एक्चुअली ग्रो अप, एंड दैट रियली हेल्प्स अ लॉट। तो मतलब मैं यही कह रहा था कि वहाँ जाके मुझे भी लगा कि वापस आना मुश्किल होगा, ठीक है ना। फिर मेरी ऑब्वियसली मदर, मैंने आपसे कहा ना, इट्स द पेरेंट्स, तो उनका इसरार था कि मैं आऊँ वापस। मैं आया, और मैं आके यहाँ पे सेटल नहीं हो पाया। ओह अच्छा। शुरू में जो है ना, the first 1 year was very tough. You were living in Nust? I was living not in Nust, I was living outside Outside, ठीक। at that point of time. अच्छा, उस वक्त Nust की बिल्डिंग नहीं थी, मतलब that is 93. हाँ, कैंपस नहीं था। There was no campus in Nust. बताएं सर, हमारी तो एज के ठीक है, वो तो MCS पिंडी में खालिबन उस वक्त तो कैंपस नहीं था ना। तो So you did not join the Nust that we see, मतलब what did you no, of course. What did you join? That's a very interesting story, Actually, my story is very interesting. सही। In the reason is that आपने जैसे मैंने कहा ना कि Pakistan is very close to me, so I was in the Pakistan Air Force. अच्छा। ठीक है, I was in the Pakistan Air Force, and I was an aeronautical engineer in the Pakistan Air Force. सही। And from there I went for from scholarships, right? And when I came back, I got into the talent pool of the Pakistan Air Force, and I stayed in teaching and academia. And I was deputed to Nust. ठीक है? So at that point when I came back, I was living in Chaklala Scheme 3. सही। और उस वक्त Nust जो था, वो लाल कुर्ती में जो पुरानी बिल्डिंग थी उसकी MCS वाली नहीं, जो असेंबली की बिल्डिंग थी ना पुरानी, अगर आपको याद हो, तो उसमें, और उसके बाद I'm not sure you had ever been to Lal Kurti anyway. NDC भी वहाँ पे हुआ करता था, नेशनल डिफेंस कॉलेज भी उसमें होता था पहले। तो इट्स अ वेरी हिस्टोरिकल बिल्डिंग, वहाँ पे हेडक्वार्टर था। तो एट दैट टाइम आई वाज एक्चुअली द फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एट नस्ट। भाई वाह। And at that point of time, I also used to, Rector Nust at that time was General Shujaat, a very visionary person. And he would encourage anybody who would like to be involved in teaching as well, then he would spare us for that. So I was also teaching digital communication in Military College of Signals. So I taught in Military College of Signals, and I taught stochastic processes. I taught digital signal processing. तो ये सारे कोर्सेज मैंने MCS में पढ़ाए। एंड उस वक्त ना I taught for about 3 years. And 1999 में आपको याद होगा Y2K का बड़ा जी सिलसिला था हमारा। तो उस वक्त नस्ट को टारगेट मिला कि यू मेक एन IT विंग। अच्छा, ये 1999 में वाह। तो 99 में जनरल शुजात ने जिक्र किया, तो मैंने कहा सर आई वुड लाइक टू स्टार्ट दैट। सही। तो आई हैड द ऑनर टू स्टार्ट द IT विंग ऑफ नस्ट इन 1999, राइट फ्रॉम लाल कुर्ती। वाह, ठीक है ना। और वो स्टार्ट हमने वहाँ से लिया। सो आई मेड द फर्स्ट बिजनेस प्लान एंड ऑल दोज थिंग्स, and the people, I must praise the senior management of NUST, the director of course at the top, and then at that time we have Admiral Mushtaq साहब थे, वो प्रो रेक्टर बाद में बने NUST के। तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हमें इसमें क्या कहना चाहिए ना कि सपोर्ट मोटिवेट किया, सपोर्ट किया, इनकरेज किया। एंड सो वी स्टार्टेड विद NUST इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
and that was from a rented building in Chaklala Scheme 3. Oh. ठीक है. And then we moved to the NUST in 2008. अच्छा ये भी इतना Yeah, so for we Even operated. मेरे टाइम पे भी नहीं था, मैं 2004 का हाँ, so 2008 में Wow. 2008 में NUST की बिल्डिंग हुई, उसमें फिर we transformed. At that time IT का bubble burst हो गया. So we even in those days now we started to teach information and communication system engineering and also electronics engineering. सही. But then when we got our own building, then we started full-fledged electrical engineering and computing programs. ठीक है ना? So that's how it happened. सही. तो अब आपने 30 इयर्स वहाँ पे सर्व किया, फिर आप जीके में गए. मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे. एक चीज मैं आपको जी, just before that, so it was many people ask me कि what's the difference between NUST and GIK? What's the difference between NUST and GIK? Because that's a reel that we want. That's a reel that we want. Yes, What's the difference between NUST and GIK? Yes. तो do that. मैं ये कहता हूँ हमेशा इसको कि ये दोनों gems हैं हमारे मुल्क के. They are both the gems of our country. And वही फिर मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला की. If you as a student would have to pick one. मैं लेकिन we let you know अच्छा the difference क्या है वो. अच्छा मैं आपको अभी बताता हूँ इसको. Politically stable. अच्छा I live in the सबसे पूछते हैं सॉफ्टवेयर हाउस का. अच्छा मैं आपको बताता हूँ I live in the present. So ये पूछते हैं लोग. right now I mean I have the charge of Rector GIK, and not only that I have the charge of Rector GIK that I'm going to say that, but there are other reasons also which I'm going to highlight why I'm going to say that. But before I say that, I'm saying both of them are the gems of this country. सही. And I think Pakistan is blessed to have these two wonderful institutions. And as far as the quality of education is concerned, I think both of them are doing wonderful. But if as a student you would ठीक है. pick. मैं अभी आपके सवाल की तरफ आने लगा हूँ. मैं बैकग्राउंड देना चाहता हूँ. ठीक है ना? कट कर. हाँ. मैं बैकग्राउंड देना चाहता हूँ. अच्छा बैकग्राउंड ये है कि NUST इस वक्त जो है the number of students which are living on campus is less than the number of students living outside. ठीक है. So it is not a fully residential campus. GIK is a fully residential campus. 100%. वहाँ पे तो और कोई ऑप्शन नहीं है. ठीक है. तो fully residential campus की वजह से ना वो जो environment है ना is very conducive for research, Makes sense. for organic growth, right? I think that is one of the big forte of GIK. Okay, it is offering you full-fledged campus life. मतलब अगर आउटसाइड सिटी है वहाँ पे लोगों को लाना मुश्किल होगा आपके लिए, वो मसला नहीं आते आपको? वो मसाइल अपनी जगह पे. ठीक. तो वो मसाइल है. वो मसाइल अपनी जगह पे हैं because वो थोड़ा सा आउटसाइड outside विद इन सिटी है वहाँ पे. NUST within city है और वो तो ये थोड़ा सा मसला हमें होता है to retain the young faculty. Makes sense. Because अच्छा उसके लिए भी हम बहुत कोशिश कर रहे हैं. One of the things which I'm really trying for is कि जो हमारा GIK का स्कूल है ना उसको भी बेहतर किया जाए क्योंकि फैकल्टी रुकती इसलिए नहीं है कि उनके बच्चों को अच्छा स्कूल नहीं मिलता. 100%. Yeah. ठीक है ना. Yeah. तो उनके बच्चों को अच्छा स्कूल नहीं मिलता तो इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस स्कूल को भी हम ग्रो करें टू अ गुड लेवल सो दैट फैकल्टी को ये मसला ना हो. 100%. अदरवाइज अच्छा ये पहले तो बात सही थी कि GIK जाने में ना इस्लामाबाद से तकरीबन 2, सवा 2, 2.5 घंटे लगते थे. लेकिन अब सर भी आए हैं. It takes only 1 hour and 20 minutes to come to Islamabad. Access has तो improved, yeah. and the air quality in GIK is wonderful. Of course. ठीक है. You're situated right next to the Bela Dam, a huge water body. Yeah, we played golf over there. We played golf over there. Yeah. So and you saw those It is beautiful. serene It is environment. It is indeed a clean and green environment. So I love GIK, and I believe that we can make a big difference. आए थे अपने नदीम साहब हमारे पास और हम दोनों यही डिस्कस कर रहे थे कि वी कैन अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसफॉर्म इट इनटू द सिलिकॉन वैली It can. ऑफ पाकिस्तान. Sure. As a student, आपने आज एडमिशन लेना है NUST और GIK में से आप कौन सी जगह पे एडमिशन लेंगे? आपकी चॉइस हो. Now you cannot pick both. You cannot say politically correct नहीं. एक में आप एडमिशन लेंगे, आप किस में लेंगे? It has to be GIK now. Finally. Finally, we got our answer. It has to be GIK now, and the reason is very clear to me because what we are trying to create at GIK is an organic learning environment.
सही ठीक है, which is you're available over there 24/7. Your labs are available, your libraries are available, your sports facilities are available, your hiking facilities are available. आए नदीम साहब हमारे पास So हमने Dr. Saab is totally in immersive environment there, right? So that is where. That's very true. Because हम लम्स बोलते थे तो वो कहते थे कि the lumps life is more outside the class than Yeah. inside the class. जो environment है वो आप एक्चुअली आपकी character building और more Exactly. justice का ही है। Yeah. point ही है। अच्छा जब हम सारे ना पाकिस्तानी उसकी स्टोरी की बात कर रहे थे तो मुझे उस पे ना एक एनालॉजी याद आ रही थी कि एक हस्बैंड वाइफ होते हैं और वो जो हस्बैंड है वो उनको वर्ल्ड टूर पे लेके जाते हैं तो they visit around like 30 countries and when they come back and he asks his wife कि कैसा लगा तो वो कहती है सारी दुनिया चीज़ें पढ़ लो that is one of the reasons हम सारे Absolutely. अगर आप ये और सवाल लाहौर के नहीं है अच्छा मैंने कहा I live I in am present. Lahori, अच्छा you're born bred in Lahore, stayed in Lahore. नहीं, I am born and raised in Lahore. Yes. अच्छा आप दोनों लाहौरी हैं But we're both Lahore. नहीं मैं नहीं हूँ मैं अब हूँ मैं तो I'm born and raised in Lahore. Government College Lahore. अच्छा आप रावियन हैं I'm Ravian and before that from St. Anthony's High School Lahore. भाई वाह तो ये वहाँ हमारी कुछ हो सकती है हम फॉर्मनाइट्स अच्छा चलिए फिर इस पर करते हैं फॉर्मलाइट्स वर्सेस रावियंस अच्छा लेकिन मैं आपने कहा ना I live in the present. हाँ। If you would have asked me this question 3 years ago, I would have said you go to NUST. But if you ask me this question now, I'll say that you go to GIK. Yeah. And the reason is, I try to create that environment wherever I go. I try to create that environment which is both education centric as well as personality building centric. ठीक है? And I found that I have this great opportunity in GIK to create that environment. सही अच्छा आपकी ही बात से क्वेश्चन और ये मैं नदीम साहब से पहले इस पर कमेंट लेता हूँ कि इन्होंने बात की कि 3-3 घंटे क्लास में बैठते थे और वो टीचर की तारीफ करेंगे टीचर कितना कमाल था और ये सब कुछ था आजकल के ज़माने में 3 घंटे बड़ी दूर की बात है 7 सेकंड से ऊपर अटेंशन स्पैन नहीं है तो डू यू थिंक उस तरह का विजडम अगर इनके टीचर्स को ये कहते कि सर ये वाली बात ना मुझे आप 7 सेकंड में समझाएं तो क्या ही वॉज सेटिंग हिम अप फॉर सक्सेस और नॉट और आजकल जो मसला चल रहा है अटेंशन स्पैन का इसमें स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए कि वो इसमें से निकलें और थोड़ा सा ब्रॉडर उसमें आए कि यार वी वांट टू लर्न समथिंग तो वी हैव टू गिव द अटेंशन टू इट देखिए अगर इस सवाल का मैं आपको जवाब दे दूं ना तो शायद नोबेल प्राइज के लिए ये कुछ तो मैं तो चाह रहा हूँ वो साइकोलॉजी के अंदर एक वो साइकोलॉजी कि हाउ यू कंप्रेस 3 hours lecture into a 7 second to 8 second जो attention span है मेरे ख्याल में थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंशियल्स हैं अब आप जिस तरह हमने पढ़ा मैंने डॉक्टर साहब ने एकेडमी में पढ़ा आई डिड अंडर ग्रेड स्कूल डॉक्टर साहब जरा फॉर्म मेरे ख्याल में खुशकिस्मत है कि अंडर ग्रेड पाकिस्तान से किया आई थिंक यूएस के अंदर सबसे मुश्किल डिग्री अंडर ग्रेड स्कूल है It's the most toughest thing to do is undergrad school. Grad school is a little different. It's a little bit relatively easier than undergrad, but undergrad is the toughest university to go through. So I done my undergrad, grad, and my business school, grad school. तो उस ज़माने में मेरे ख्याल में शायद जो एजुकेशन सिस्टम था जो डिलीवरी मैकेनिज़म्स थे जो कि आपने बात की वो ये डिलीवरी मैकेनिज़्म के ऊपर तो उस वक्त डिलीवरी मैकेनिज़म्स प्रोफेसर पर लिमिटेड था वो या तो स्लाइड्स बना के आते थे वो उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट पेपर के ऊपर ताकि उस पर या उनके पास ब्लैक बोर्ड था और उनका ओरल एक कम्युनिकेशन थी उसके बाद बुक्स थी उसके बाद असाइनमेंट्स थी ग्रुप असाइनमेंट्स हैं तो आपका लर्निंग का जो पैटर्न था वो डिफरेंट है आज लर्निंग पैटर्न डिफरेंट है तो आई डोंट थिंक सो कि वो वाला पैटर्न आज एप्लीकेबल है नंबर 1 कि उस वक्त हमारे हैंड में टूल नहीं था प्रोफेसर को बात कर रहा है तो हमें अपना एनालिटिक्स जवाब देना है ये नहीं कि गूगल से पूछ लिया आज या एआई एजेंट से कुछ पूछ के उसको जवाब दे दिया तो आज लर्निंग पैटर्न डिफरेंट है अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि लर्निंग पैटर्न यूनिवर्सिटीज़ की अडॉप्शन में उतना रैपिडली चेंज नहीं हुआ जितना स्टूडेंट के एंड पे चेंज हुआ सही अब स्टूडेंट शायद गूगल पे ज़्यादा यकीन करेगा प्रोफेसर के एजुकेशन या उसके नॉलेज के ऊपर ठीक दैट्स हाउ there's a lot of जो कहते हैं ना कि जो डिस्पैरिटी है या डिस्टेंस क्रिएट हो गया स्टूडेंट्स की लर्निंग में वो ये है कि वो उसको चूँकि इंफॉर्मेशन एक बहुत सी वाइड स्प्रेड ऑडियंस से आ रही है वो यूट्यूब भी देख सकता है वो टेड भी देखता है वो कहीं से लेक्चर भी है उसको ऑनलाइन लेक्चर भी अवेलेबल है ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं देन रैपिड आंसर्स भी अवेलेबल है तो टीचर के लिए अब वो लर्निंग पैटर्न को अडॉप्ट करना पड़ेगा और जो जहाँ कर लिए तो मैं जिस यूनिवर्सिटीज़ ने वो अडॉप्ट कर लिए तो वो यूनिवर्सिटी आज सक्सेसफुल
हमारे ज़माने में हम कहते थे कि हमारे यहाँ वही बुक पढ़ाई जाती है जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है. तो why students who study in the United States are much more smarter, general speaking, not everybody is. And journal term in Pakistan, not everybody is that. People have been much more smarter than I think people who are educated from US. In journal terms में डिलीवरी मैकेनिज्म या कैंपस एनवायरनमेंट आपने बात की, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटीज़ का जो एडवांटेज है वो कैंपस एनवायरनमेंट है. अदरवाइज बुक्स तो हर जगह एक ही जैसा होती. तो उस ज़माने में ये डिस्पैरिटी थी. अब डिस्पैरिटी नहीं रही. अब जो यूएस स्टूडेंट को अवेलेबल है और जो पाकिस्तान के स्टूडेंट को अवेलेबल है, रिसोर्स में कोई लिमिटेशन नहीं है. ये नहीं है कि पाकिस्तान में यूट्यूब बैन है या पाकिस्तान में गूगल बैन है या पाकिस्तान में एआई का जो एजेंट है वो बैन है. अवेलेबल है उसको, वही अवेलेबल है जिसको है. या पाकिस्तान में एडेक्स नहीं है या यूडेमी नहीं है या बुक्स अवेलेबल नहीं है. एवरीथिंग इज अवेलेबल. सो व्हाई स्टिल वी आर नॉट बेसिकली embracing it, we have to embrace it. इसलिए उसकी वजह यह है कि हमारी बहुत से एजुकेशन डिलीवरी मैकेनिज्म ने उसको अडॉप्ट नहीं किया. आसान लफ्जों में इन पूरे टूल के साथ जो डिलीवरी होनी चाहिए थी, ठीक, अभी भी हम वो 20 साल पुराना एक लेक्चर होगा, उसके अंदर एक असाइनमेंट्स आएंगी, उसके अंदर एक पॉप क्विज होगा, एक सेमेस्टर चलेगा, उस सेमेस्टर में आपको रन करना पड़ेगा. When I was doing my MBA program from University of Michigan, we had multiple courses within one semester because यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट किया कि कुछ टॉपिक्स के कोर्सेज ऐसे हैं कि पूरे सेमेस्टर तक वो हो ही नहीं सकते. सही. They don't have that depth. So they bifurcate. This course is only for 4 weeks. This course is 6 weeks. This is a 10 weeks course. This is a 12-week course. And in same credit hours, you can run like 3-4 courses together. तो अब मेरे ख्याल में जो आपने भी जो सवाल की जवाब किया कि वो कैसे देगा, I think today is good. जो challenge है faculty को, I had an opportunity to teach classes myself. I rather than teach, I rather than guide, I rather than challenge it. I'm going to challenge you a question. Now you use all these tools and come up with a solution. Present me the solution. Because I'm going to give you challenges. जो हम सेमेस्टर में क्विज की शक्ल या एग्जाम की शक्ल में या टेक होम एग्जाम की शक्ल में दिया करते थे, तो प्रोफेसर हैज टू गिव टुडे ईच लेक्चर अ चैलेंज. A student has to use all these tools to come up with an answer because that's the key for success in future. अच्छा, ये आप तीसरे बंदे हैं जो ये बात मेंशन कर रहे हैं. हमारे पास प्रो रेक्टर यूसीपी ने भी सेम बात कही. हमारे पास वीसी जो है यूएमटी के जो आए थे उन्होंने भी सेम बात की कि हमने भी यूनिवर्सिटीज़ का फ्यूचर जो है हम उस पर ही आते हैं. क्योंकि आपने कहा था कि सजेस्ट टॉपिक भी यही होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी का फ्यूचर एट दी एंड ऑफ द डे एजुकेशनल एनवायरनमेंट रह जाएगा. सीख के आप जहाँ मर्जी से आए, यहाँ पे हम आपको चैलेंज ही देंगे और चैलेंज से आप खुद अपना रन कर कहेंगे. वरना वो जो एजुकेशन का पुराना स्टाइल है, लेक्चर दोगे और लोग सुनेंगे, वो तो अब नहीं रहेगा. आप इस बारे में 30 seconds, प्लीज यूएस के एजुकेशन में ये हिस्टोरिकल है. अच्छा, वहाँ भी टीचर आपको गाइडेंस देता. ओके, वो बैठ के आपकी अक्ल को नहीं खोलता, वो गाइडेंस देता. जिस यूनिवर्सिटीज में हम पढ़े हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे तो लेक्चर्स होते हैं, बाकी में लेक्चर होते हैं. यूएस में जब हम भी पढ़ते थे, मैंने अंडर ग्रेड स्कूल किया, गाइडेंस थी, बुक्स हैं, लाइब्रेरी है, पीयर है. You have to go find it. I remember when I was given an assignment of develop a coefficient in mathematics. जितनी भी मैथ्स की क्लास पाकिस्तान में पढ़ाई जाएंगी, आपको कोफिशिएंट का टेबल मिलता. ये कब की बात कर रहे हैं यूएस? मैं 2016 में स्टैनफोर्ड में था, मैंने वहाँ पे टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा. आपने अंडरग्रेड स्कूल एज ए 4 डिग्री स्कूल लिया, मास्टर्स में आपने मैं कर मास्टर्स के अंदर अब फील्ड्स डिफरेंशियल्स है ना. अंडरग्रेड सेशन होता था, मास्टर्स इज मोर लाइक रिसर्च एंड अंडरस्टैंडिंग. ठीक. Undergrad school is more fundamental development. ठीक. We were given an opportunity and a task. We have to develop a coefficient. सही. और यही होना चाहिए आपके ख्याल से? यही होना चाहिए. जी डॉक्टर साहब. अच्छा, नहीं, बहुत अच्छी इन्होंने बात की. असल में यूएस में ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं. ठीक. यूएस में कभी भी हैंड होल्डिंग नहीं है. ठीक. यूएस में दे थ्रो यू इनटू द वाटर एंड लर्न टू स्विम. ठीक है ना. सो इट्स वेरी चैलेंजिंग. और यू फेल. you fail. Yeah, it's a survival of the fittest, right? Yeah. So वो आप, बट ये है कि माहौल है, जैसे उन्होंने कहा ना कि लाइब्रेरी में, यानी कि आप ये देख लें कि आम तौर पे रात के 2 बजे तक हम लाइब्रेरी में बैठे हुए थे. जब हम कोर्स वर्क कर रहे थे ना, तो आम तौर पे हम 2 बजे तक रात की लाइब्रेरी बैठे, सारे लोग वहीं बैठे हैं, एक माहौल है. और आपने यू हैव टू लर्न फ्रॉम द बुक्स.
ये मैं ख़ास तौर पे लोगों को या यंगस्टर्स को पैगाम देना चाहूँगा कि प्लीज़ लव द बुक्स, दैट हैज़ टू हैपन. If you don't have the love for books, you cannot study. I mean, you cannot excel in a profession. You have to be learning all the time. आप यूएस में देखें या कहीं यूरोप में भी देखें तो वो 10 मिनट की ट्रेन राइड ले रहा होगा ना, will be reading a book. He or she will be reading a book. So that culture has to come in our country as well. मैं बता रहा हूँ कि I have been very fortunate कि मेरी वालदा जो थी, मैं अक्सर ये चीज़ शेयर करता हूँ कि वो मेरे साथ बैठ जाती थी when I was in class 4, ठीक है ना. वो कहती बेटा ये 100 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो देखते हैं कि कौन पहले करता है, you know. So she used to sort of make it so interesting and challenging for me कि जी इस तरह की चीज़ें करनी है. तो किताबें से, बुक से पढ़ना सीखा हमने, किताबों से पढ़ना, ठीक है. तो जाके यूएस में ये बहुत काम आई चीज़ कि आपको यू हैव दैट हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स एंड देन यू कैन एक्सट्रैक्ट नॉलेज आउट ऑफ इट. यहाँ पे ज़्यादातर अनफॉर्चुनेटली अभी भी उस तरह की शायद कल्चर है कि लोग दरसी मॉडल पढ़ते हैं, किताब पढ़ी ही नहीं होती और उसी से कर लेते हैं. तो दैट्स अ शॉर्टकट. यू कैन नेवर हैव अ ग्रिप ऑन द सब्जेक्ट अनलेस यू रीड नॉट वन, मेनी बुक्स. तो यूएस के अंदर कॉन्सेप्ट है, यू अब शायद चेंज हो गया हो, लेकिन पहले ये था कि यू हैव अ टेक्स्ट बुक एंड देन यू हैव रेफरेंस बुक्स, ठीक है ना. राइट. सो टेक्स्ट बुक तो आपने पढ़नी ही पढ़नी है ना, बट यू आल्सो हैव टू गो टू रेफरेंस बुक फॉर एडवांस टॉपिक्स. पाकिस्तान में आई थिंक ग्रेड लेवल पे कुछ यूनिवर्सिटीज में चेंज आया है, जो हार्वर्ड एमबीए क्लास की एक वीडियो चल रही होती है ना, जहाँ पे वो एक टॉपिक थ्रो करते हैं एंड द इंस्ट्रक्टर इज ओनली अ मॉडरेटर. लेट्स टेक इट नेक्स्ट वर्सेस फास्ट. तो वो ये टॉपिक एक दिन पहले स्टूडेंट्स को दे देते हैं, हमारी ग्रेड क्लास में नहीं था, और नेक्स्ट डे बस सिर्फ जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में डिबेट कर रहे होते हैं और एंड पे सिर्फ एक कंक्लूजन जो है वो इंस्ट्रक्टर दे देते हैं, उसके अलावा उनका कोई रोल नहीं. सही. ये अब आप बात करें एमबीए की. मैंने एमएस किया कंप्यूटर साइंस में, लम्ब से ऐसा कुछ नहीं होता था भाई. आके एक टॉपिक पे पूरा सेशन होता था, उसी का से क्वेश्चन आता था. आपके पास बुक्स होती हैं, रेफरेंस बुक्स होती हैं, लेकिन यूजुअली यानी आप जो बात कर रहे हैं शायद ये आइडियल है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है. So, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल अगर मैं यूएस की बात कर रहा था, मैं यूएस की बात कर रहा था, मैं, और ये पाकिस्तान में ये चैलेंज है. इसलिए चैलेंज है कि वो जो सिस्टम से आ रहा है ना बच्चा, वो तैयार स्कूल में भी ऐसे है, कॉलेज में भी ऐसे है, फिर वो अच्छा. अब अनफॉर्चुनेट सिलसिला ये है कि ज़्यादातर जो टीचर्स भी जो कि इसी सिस्टम से निकले हैं जी, और ये जो चैलेंज है ना जो हमें तो अल्लाह ताला की तरफ से ये मतलब मैं समझता हूँ बहुत बड़ी रहमत मिल गई कि हम जाके वहाँ का सिस्टम देख लिया जी. तो जिन्होंने नहीं देखा तो वो तो उसी अंदाज में उन बच्चों को ग्रूम कर रहे होते हैं, तो आप तो माइनॉरिटी हो जाते हैं. बिल्कुल. तो आप अगर इस तरह की चीज़ करने की कोशिश करते हैं इन बच्चों के साथ जी, तो यू गेट अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस. सही. ठीक है ना. बट वी ट्राई टू डू इट इन अ वेरी I think tactful manner. The way I try to do it, I try to make my students capable. सही. ठीक है ना, कि वो इस तरह का सोच डेवलप करें through assignments, through other things, through quizzes, giving them a number of quizzes. तो उनको मोल्ड किया करते हैं हम उसकी तरफ, और फिर then they also start liking it. कि ये जो by reading and all that जो knowledge होगा ना, that will be the real knowledge. ठीक है ना. तो आई थिंक कि ये हमारा एक चैलेंज है कि हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग पे लेकर आना है, एंड लर्निंग हाउ टू लर्न. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. व्हाट यू रियली लर्न इन अ यूनिवर्सिटी इज हाउ टू लर्न. वाओ. राइट. वाओ. दैट इज समथिंग जो कि हमें अपने माशरे में ना इंजेक्ट करनी है, कि दिस लव फॉर लर्निंग एंड लर्निंग हाउ टू लर्न अप्रोच जो है ना उसको ठीक करनी. Let me just add two things. I'm going to turn a little bit around it. Yeah. I'm going to turn it around it. Why you go to a university? There's always fundamental which we normally tend to forget. Why we like to eat. Sometimes we eat for pleasure. Sometimes we eat for need. Always there's a. Of course. There's a why. Question is why, right? Yeah. So question why is it different for most of the time? There's a fundamental. So my son went to university, so I went to his orientation. His undergrad in US. So the very first sentence everybody was trying to repeat over and over in one way or the other, that we're going to prepare you to solve the problems which are not known to us. Wow. That's the motto. The why you're here. हाँ, ये पाकिस्तान में तो नहीं है ना, बाहर हो रहा है. So
Right. So when you set up a fundamental why, a question in a university में student जो भी enter हो रहे हैं उस university में, one of the most prestigious university he went to was undergrad school. So we're going to prepare you to solve a problem That is which are not known to us. Versus we are going to prepare you for the jobs of the market today. Thank you. Right? You know, So there is a versus. Yeah. So whole idea is, so now your students know, okay, I'm gonna learn something which can help me to conquer the future. Whereas the students say, I'm gonna just give me a numbers, assignments, so I can just go through this semester, A, B, whatever the grade I get, 4 years down the road, I have a degree, and that degree will somehow land me to some success. That's wrong part. Number one. Number two, education or learning, which is never a terminal ending to It's a it. lifelong process. There's no terminal end to it. कि अगर आपने एक degree achieve कर ली है, diploma achieve कर लिया, तो you learn something and you master of something, because education is a melting, just specifically nowadays IT के point of view से. आज से 20 साल पहले मैं एक lecture देता था. The most melting education is medical field. 20 years ago, when IT was not that big, fundamental of computer science के अलावा जो civil engineering के fundamental आज भी वही हैं. चेंज नहीं कर सकते आपको. वो fundamental physics के हैं, steel की strength, cement की strength, या mechanical engineering में जो भी है. जो melting field थी वो medical थी, because the research was so much done and so much being discovered, the doctor has to really keep himself updated. और pharmacist और pharmaceutical में जो अब जो changes थी, वो मेल्टिंग एजुकेशन थी. डॉक्टर कभी नहीं कह सकता मैं MBBS हूँ, मैंने 25 साल पहले MBBS किया था, मैं आपको ऑपरेशन करूंगा. आप कहेंगे यार भाई आप जरा प्लीज जरा दूर बैठ. आपने 25 साल पहले किया था, आई डोंट नो आजकल क्या चीज़ है. यू आर नॉट अपडेटेड. तो आज सेम मेल्टिंग एजुकेशन या मेल्टिंग नॉलेज इज अ टेक्नोलॉजी. Every day is so changing, every day is so rapidly evolving. If you don't keep it yourself updated to it, is your degree, your education, doesn't matter, you have Stanford, MIT, कहीं से पढ़े हुए हैं, is melting. It's disappearing, it's like fumigation. तो आप उसको जब तक कंटिन्यूस नहीं रखेंगे तो एक तो ये वो टर्मिनल नहीं है कहीं भी, तो आज हमें ये सिखाना चाहिए. तो जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में यह है कि ये डिग्री आपको सक्सेसफुल जॉब में लैंड कर लेगी, ये फ्लिप करने की ज़रूरत है. जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि फ्लिप करें उसको. या तुम यहाँ आए हो, तुम हाउ टू लर्न, यू गोना लर्न समथिंग टू सॉल्व व्हिच इज नॉट देयर. लेट्स ट्राई टू फाइंड इट. सो गिव यू वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट, माय सन गॉट इट. The very first class, you have to build a car from the items which you can eat. Oh. Biscuit, bananas, apple, whatever you want. You can use anything. And the car has to travel 3 feet. Oh. And the car who wins with the least calories in that items will be awarded. So professor ने कहा ये मैंने टास्क दे दिया, अब आप जाके बैठे हुए कि आपने क्या यूज़ करा. आपने वो रिट्स के बिस्कुट यूज़ करने हैं, बनाना की बॉडी यूज़ करनी है, स्टिक्स कहाँ से आएंगी, किसकी कितनी कैलोरीज हैं. So they have to develop this project. So you can use fuel that is not edible, right? Right. But there's a little, car from the cheese things you can eat, but now you think of what you want to develop it. Wow. So that is where I think that's a challenge I'm talking about. Wow. The professor needs to come give them a challenge. उस प्रोफेसर का भी तो लेवल होगा ना जो ये बात कर रहे हैं. मतलब यहाँ पे तो हमारे बेसिक में Mindset है. Mindset. ये mindset. बात कर रहे हैं तो आप IT, आप पाशा के मेंबर हैं, आप भी एकेडमिया में. पाशा मेंबर नहीं है, पाशा के सेक्रेटरी जनरल है. रहे X, but my most अभी career X is You have like वो ना कि क्लोज आए हैं इस पूरे IT सेक्टर पे. आपने जब अपनी मदर की बात की तो you did have like an anchor कि पाकिस्तान में आपने वापस आना था. अब तो फैमिलीज रीलोकेट होना चाहती हैं. हाँ. सो मेरा क्वेश्चन आप सबसे, जिस भी इंडस्ट्री से आप लोग आ रहे हैं, कि आप लोग हमें एंकर किस तरह से दे रहे हैं. वो लेट्स से कि मुझे अगर पाकिस्तान में रुकना है तो मेरे लिए एकेडमिया में या फिर जो बिजनेसेस हैं या जॉब्स हैं उसमें ऐसा क्या एंकर है कि मुझे यहाँ पर रुकना है. आपने इंडिया की भी बात की, यूएस की बात की है, वहाँ पर ये जो सारी चीज़ें हैं उनके लिए कोई ना कोई ऐसा पॉइंट है कि वो यूएस में जाके इन्वेस्ट करना चाहते हैं. बट एज द मेंबर ऑफ अथॉरिटी आपके पास वो है वो सारी. तो हाउ डू यू थिंक, और स्पेशली IT में आपके जो रैपिडली इवॉल्विंग है उसमें, डू यू वांट टू नेम एनीबडी जो इस टाइम सबसे ज़्यादा इवॉल्व कर रहा है इस फील्ड में और पाकिस्तान में वो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर हो सकता है कि IT के एक्सपोर्ट्स भी बढ़ सकते हैं? आप लेना चाहेंगे कुछ? मैं थोड़ा सा उसको मैं आपको फंडामेंटल थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ. मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान में आपको जो इस वक्त सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम अभी भी बहुत सी चीज़ों पे, हम कहते हैं ना ग्रीन फील्ड है या वाइट स्पेस है. बहुत सी चीज़ों में पाकिस्तान में वो उतनी ऑटोमेशन नहीं आ सकी या उतना डाटा एनालिटिक्स नहीं हो सकता या उतनी नॉलेज गेन नहीं हो सकती.
Let me give you some little scenario here. पाकिस्तान में अगर पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ से देखें, किसी मेडिकल मैं रिसर्च की बात करता हूँ, सम कंपनी अप्रोच पाकिस्तान में कि अगर समर टाइम में पाकिस्तान में गैस्ट्रो की प्रॉब्लम अराइज होती है, तो पंजाब अलोन इज द 9th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट? अगर पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, that's the number fact. The data we can gather, the problem we can solve is much more greater impact than anywhere in the world. The point is, we never thought a larger scale of solving the local problems. चाहे वो हमारी हेल्थ में है, चाहे वो हमारी वाटर कंजर्वेशन के अंदर है, चाहे हमारी ट्रैफिक प्लानिंग के अंदर है, चाहे सिटी प्लानिंग के अंदर है, environment planning के अंदर, nothing is there. The world has moved, the world has proven so many models, which we have not proven it. I think that's one of the biggest opportunities. A lot of companies, a lot of individuals are not looking into it. Solve the local problem in a larger scale. अच्छा, ये जो लोकल प्रॉब्लम एंड लार्जर स्केल है, ये प्राइवेट सेक्टर रहेगा या पब्लिक सेक्टर रहेगा? कहाँ से स्टार्ट करें? मेरे तो ख्याल में देखें, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी पब्लिक सेक्टर के पास है, और पब्लिक सेक्टर को खुद करना चाहिए या प्राइवेट सेक्टर को इनेबल करना चाहिए? प्राइवेट सेक्टर को इनेबल करना तो चाहिए, पीआईटीबी वाला जो ये सारा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये तो सिर्फ पीआईटी भी नहीं है, होना चाहिए कि नहीं होना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एब्सोल्युटली नहीं होना चाहिए. ये सिर्फ पीआईटी भी नहीं है, Right. there are at least 15-20 government owned companies हैं, ठीक. which are been, I would say, not very successful. and that is killing the ability of the private sector to really become So, that enabled. look ऐसा at- होगा नहीं ना कि हम प्राइवेट सेक्टर से look at एकदम उठ के back, जी look- हम डिसरप्ट कर दें. तो मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ. Right. बैक इन 70s, मिड 70, 73, 74 के अंदर अमेरिकन सेंसस पहले ना वही जिस तरह हमारे यहाँ हुआ करता था वैसे हुआ करता था, काउंटी लेवल से नीचे, नॉक द डोर, ठीक. फाइंड आउट द फॉर्म्स. Right. 77 मिड 70s में आके उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट्स जो है ना यार में ऑटोमेट करना चाहिए. Right. यूएस में ऑटोमेशन थी, बड़े बड़े डेक सिस्टम्स थे. प्रोजेक्ट वाज अवॉर्डेड, इसमें IBM, DEC, कॉम्पैक्ट private माने companies. कंपनीज थी इन्वॉल्व हुई. $55 million was basically lost. Project was done, failure. Could not do it. Yeah. It was a failed project. Senate hearing में उसकी ऑडिट पेश हुआ कि $50 million वन में 70s में खर्च करना, आज के $5 billion हो गए यूएस के अंदर. Question arise, why it fails and everything. What's the so people who are at the helms of the affairs, they said, look, here बिल्कुल failure है, हमें वो रिजल्ट अटेन नहीं कर सके जो हमें करने चाहिए थे. लेकिन हमने एक फाउंडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी जरूर सीख ली. तो इफ यू लुक एट इट, तो उसका फॉल आउट में IBM लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. IBM emerged, IBM की emergence से Microsoft emerged, Xerox emerged, Intel emerged, Yeah. Oracle emerged. Look at the ecosystem emerge out of it. So not every failure It's bad. is bad. Yeah. The failure always give But at the end back of to the the foundations, right? public sector enables the private जी, sector. Right? कैपेसिटी ही और जो enablement है वो पब्लिक आज भी दुनिया के अंदर Public sector से ही आती पब्लिक सेक्टर ही करता है, चाहे हमारी नेबरिंग कंट्री के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं. जी. तो आप जब इन हाउस ही बड़ा लार्जर प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तो अब बाहर जाके क्या बेचेंगे? है. और आपकी प्रेफरेंस भी यही है कि ये बड़े प्रोजेक्ट या तो आउटसाइड लोगों को दे या फिर अपना एक बिल्ड किया है तो उससे तो फिर प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा. एब्सोल्युटली. इमेजिन हम इंडिया के एग्जांपल दे रहे हैं, मैं ओपनली बात करना चाह रहा हूँ. इंडिया के अंदर जो आइडेंटिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, जी. जो हमारे यहाँ नादरा ने बिल्ड किया, जी. हु बिल्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया? Probably some private company. टाटास, Oh. TCS, राइट, और विप्रो. Oh wow. अभी जो उनका जो इंडिया स्टैक का प्रोजेक्ट है जो हमारे यहाँ होने जा रहा है कि हमने वो इंटीग्रेशन लेयर बनानी है इस कंट्री के अंदर, तो वहाँ वो इंटीग्रेशन लेयर किसने बनाई? प्राइवेट सेक्टर. $1 billion project was awarded to a private sector. So when those companies take the $1 billion project, they build the capacity, and then when they go out sell it, so they have two things in their kitty: resources, credentials. तो जब आप पाशा में थे आपने ये वाली कभी बात इशू See, उठाया? I've written even an official letter to PITV to stop this practice. कुछ इफेक्ट हुआ? No. क्यों पाशा पावरफुल नहीं है क्या? मेरे ख्याल में पाशा का फोकस ये है, रहा भी है, लेकिन वही बात के शुड बी सिंगल बिगेस्ट एजेंडा. उसका अब नुकसान ये है कि हमारी मोस्टली जो बड़ी कंपनियां हैं Yeah. वो लोकल बिजनेस में एंटर नहीं होती. मोस्टली बड़ी कंपनी लोकल बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं होती. देखिए मैंने पाकिस्तान में ना सिंध गवर्नमेंट के साथ काम किया था. ठीक, हमने एजुकेशन का प्रोजेक्ट किया, 3 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था.
मुझे पता वो कैसे किया था, मुझे पता उसकी पेमेंट्स कैसे रिलीज हुई, ठीक। तो गवर्नमेंट का काम करना आसान थोड़ी है, मतलब, और उसके बाद भी जो उसकी सारी लॉबिंग है, सारे मसाइल हैं, हम बाहर काम करें, इज्जत का काम है, आराम से फैलेंगे भी। पाकिस्तान में तो इसका डिस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है और पॉलिटिक्स इस लेवल की है कि मेरा नहीं ख्याल कि एक आम अच्छी कंपनी पाकिस्तान में काम कर सकती है। इसमें नुकसान है, हम अभी सर्विसेज ही सेल कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, जी, आईपी नहीं सेल कर रहे हैं। पहली स्टेज में तो सर्विसेज ही होगी ना बॉस। नहीं, I'm saying it, राइट, अगर हमको लार्जर पाकिस्तान, अभी मैंने कहा पाकिस्तान में इतने लार्ज स्केल पब्लिक इश्यूज हैं, उनको अगर हम सॉल्व करके आईपी डेवलप कर लें जी, तो वो आईपी पाकिस्तान से बाहर बिक सकता है। वो आईपी कहाँ बिकेगा? अफ्रीका में बिकेगा। या हम उसको नहीं देखते ना, Yeah. हम देखते हैं यार ये आईपी पाकिस्तान से बाहर यूरोप में तो नहीं बिक सकता, Yeah. या यूएस में नहीं बिक सकता, तो व्हाई ऑलवेज लुक अप? देयर इज लॉट ऑफ अदर कंट्रीज who are still on that little transition phase behind us. ये क्या मिसट्रस्ट है गवर्नमेंट का प्राइवेट सेक्टर पे कि या पता नहीं हम अगर आईपी डेवलप करवा लेंगे तो ये शायद कंपनीज बाहर चली जाएंगी, या मिसट्रस्ट है कोई? कुछ मिसट्रस्ट नहीं है मेरे ख्याल में। हमारी एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें जो हमारा जो पेपरा का एक्विजिशन सिस्टम है ना, जी, वो इज नॉट कंडूसिव टू दिस काइंड ऑफ वर्क। ठीक, वो है कि आपने कितने किलो कितने लीटर बेचना है, तो वो बड़ा इंडस्ट्रियल माइंडसेट के ऊपर या इंडस्ट्रियल मेजरमेंट के ऊपर बेस्ड है। ओहो, सर्विसेज तो इंडस्ट्रियल मेजरमेंट पे नहीं होती ना कि आप Yeah. आप 10 अच्छे हैं और मैं 3 बुरा हूँ, यू कैन नॉट मेजर दैट वे। नंबर 2 वो कहते हैं जी हम आपको एक प्रोजेक्ट देंगे, जब उसमें चेंजेस आएंगी तो हमें फिर एक टेंडर करना पड़ेगा, फिर एक चेंज मैनेजमेंट कैसे करेंगे ओहो, तो वो सिर्फ अपने सिस्टम की को दूर करने के लिए Yeah. और नॉन कंपैरेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, अच्छा आपने भी 5 आदमी हायर करके काम करना है, सही, हम भी 5 आदमी हायर करके काम करवा लेते हैं, हमें ये फ़ायदा है कि हमें कल कुछ सीएम सब कहेंगे यार ये चेंज कर दो, ठीक, हमें आपको नहीं कहना पड़ेगा, हम खुद कर लेंगे। ठीक। लेकिन उसका नुकसान हुआ, ना आपसे काम करवाया गया, ना खुद कुछ खुद तो नहीं कर ऐसी सकेंगे, चीज़ डेवलप कर सके Government तो नहीं जिसको कर हम पाएगी। बाहर कहीं बेच सकते हैं, जिससे को हम वो तो सवाल ही कमा नहीं है। सकते हैं। तो आई थिंक वी somehow lost a lot of big opportunities Yeah. in this whole ऐसे नहीं है, rather than fundamental system को चेंज किया जाए। Right. तो I think that is where still we are lacking. Make sense. क्योंकि चलिए हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स बात नहीं करते, हम वापस आते हैं, जो कि मेरे ख्याल से इस टाइम हम तीनों जो मेजर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। एक आईटी इंडस्ट्री का बंदा बैठा हुआ है, ये आप आशा को रिप्रेजेंट करते रहे हैं, आप एजुकेशन सेक्टर बैठ रहे हैं, ठीक। हम लोग ना बड़े अपने एरोगेंस के अंदर इंडस्ट्री वाले हम लोग बड़ा एतराज़ करते रहे कि यार ये आईटी वाले जो है ना ये प्रोड्यूस करते हैं, ये एम्प्लॉयबल रिसोर्स नहीं होते। रिसोर्स का वर्ड अच्छा नहीं है कि चलो अगर यूज़ कर लें, कि ये जो बच्चे आ रहे हैं इनको पता नहीं कि इंडस्ट्री में चल क्या रहा है, हमें 6-7 महीने लग जाते हैं इनको ट्रेन करने में और इनको स्किल्स सिखाने में जो कि इंडस्ट्री में यूज़ हो रही हैं। हम खुद सिखाएंगे, ठीक। तो हमने पाशा में भी शायद किया, शायद गवर्नमेंट लेवल पे भी किया, हमने खुद भी अपने तौर पे बहुत कुछ किया कि जी नॉन टेक ट्रेनिंग्स करवाते हैं, जी हम टेक ट्रेनिंग्स करवाते हैं, हम करवाएंगे, ठीक। लेकिन वो खुदा गवाह है कि आज तक उनमें से हायर किसी ने नहीं किया, ठीक। जितनी बड़ी कंपनी है माशाल्लाह हमने कोई 4000 से ऊपर रिसोर्स ट्रेन कर दिया, लेकिन हायर हम आज भी लम्स फास्ट नस्ट जी की यहीं से ही करते हैं। इन्हीं पे लड़ाई है, इन्हीं की बात है, ठीक। वो अच्छे हैं बुरे हैं जो भी है, इंडस्ट्री वही चला रहे हैं, सही। और इससे डिसएग्रीमेंट है तो डिसएग्रीमेंट है, मुझे पता है डेवजिंग किस तरह चल रही है, मुझे पता है बाकी कंपनीज किस तरह चल रही है, सेम वही रिसोर्सेज है। ये क्या साइंस है कि मतलब एजुकेशन इन इटसेल्फ, आईटी इनेबल्ड एजुकेशन, इसका वो कैसे टैकल किया जाए इस प्रॉब्लम को? इसमें पाशा का किरदार क्या हो सकता था, या किसी भी कम्युनिटी का? पाशा इन जनरल एक कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन है, वो सारी कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन नहीं है अनफॉर्चुनेटली। इसमें ना ई कॉमर्स आती है, ना फ्रीलांसर्स आते हैं, आईटी कंपनीज आती हैं, ठीक है। तो शायद उनकी उतनी आवाज़ भी नहीं है, लेकिन क्या किया जा सकता था? वट इज़ द आइडियल थिंग दैट यूनिवर्सिटीज़ कैन डू, इंडस्ट्री कैन डू एंड द एसोसिएशंस कैन डू? अच्छा, आप लें, मैं जी, उसको फिर मैं इसमें अपना आइडिया पेश करता हूँ। असल में आई थिंक इन दी यूनिवर्सिटीज़ वी हैव टू अडेप्ट टू दी इमर्जिंग ट्रेंड्स। तो इमर्जिंग ट्रेंड्स ये हैं कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ हाई टेक, ठीक है। लेकिन व्हाट आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव इज़ कि इट हैज़ टू बी हाई टच ब्लेंडेड विद हाई टेक। अगर हाई टच नहीं है, हाई टच से मुराद ये है कि उसके अंदर ह्यूमन एलिमेंट होना चाहिए, ह्यूमन इंटरेक्शन होना चाहिए। तो अगर आप प्योरली आप ऑनलाइन कर दें एजुकेशन, देन वो ह्यूमन टच निकल जाएगा, वो तो ना हो पाएगा। सो दैट एजुकेशन विल बी वेरी डिफरेंट, दैट वुड बी अ मोर ऑफ अ रोबोटिक एजुकेशन, यू नो। जो अल्लाह ताला ने इंसान को मुख्तलिफ दिए हैं ना एट्रीब्यूट्स, वो सिर्फ मशीन से नहीं मिल सकते, ठीक है। राइट। तो वो एक बहुत फाइन मिक्स
होने की ज़रूरत है। लेकिन अगर सिर्फ आप उस पर कर देंगे, जैसे इन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। Yeah. सो ये एक चैलेंज है फॉर एकेडेमिया to actually bring about that very balanced approach towards learning. And the other thing which we are trying to do at GIK is to see what is now required in the market, और उसको we are trying to have more project based education. ठीक है, project based learning. So once you give project-based learning to the student, so in addition to having the core concepts, when you execute that, they say it, you can't learn without doing it, Of course. Yeah. right? So the approach is not what the teacher is teaching you. The approach is what you are able to do after you've learned that, Yeah. right? Yeah. So what is your capability? So that is through a project-based learning. सही. So I think so these are एग्जांपल दे देंगे इसकी बात की. एग्जाम्पल. देखिए, अगर आपने कोई भी फॉर एग्जाम्पल सोल्यूशन बनाना है जी. ठीक है ना, तो अगर बना बनाया सोल्यूशन आप देख लेंगे और उसी को रेप्लिकेट कर देंगे तो आपके अंदर खुद सोल्यूशन बनाने की तो सलाहियत पैदा नहीं हुई. ठीक. जैसे उन्होंने कहा था कि वो फूड के सिस्टम से गाड़ी बनानी, ये एक प्रोजेक्ट होगा. हाँ, ये एक प्रोजेक्ट होगा, लेकिन मतलब देखें प्रोजेक्ट आप यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप आईटी इंडस्ट्री से प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं ना, तो आपने कोई किसी भी किस्म का सोल्यूशन बनाना है. लेट्स से आपने एक सोल्यूशन बनाना है, फूड डिलीवरी सिस्टम बनाना है, या आप यानी कोई भी आप समझ लें कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम बनाना है, LMS बनाना है आपने, ठीक है ना. तो अगर आपको बना बनाया बाजार से ले लेंगे जी, तो आप उसको उसके अंदर अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसके अंदर एम्बेड नहीं कर सकते. ठीक है, कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते. ठीक है ना, तो वो इतना यूजफुल नहीं होगा. प्लस ये कि आपके अंदर अपनी सलाहियत तो पैदा ही नहीं हुई. ठीक, तो आपने एक छोटा मॉड्यूल भी खुद बिल्ड किया, ठीक, तो आपको उसकी निटी-ग्रिटीज पता चल गई. ठीक, तो वो जो आपकी अपनी सलाहियत है ना, टू बी एबल टू प्रोड्यूस थिंग्स, टू बी एबल टू डू इट योरसेल्फ, वो वाला कॉन्सेप्ट हर कोर्स में हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको डालें उसके अंदर. छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में, मतलब मेजर कोर्सेज. तो HEC और बाकी लोग इतराज नहीं करते, वो बड़ा मसला डालते हैं कि यह कोर्स ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए. देखिए, एट द एंड ऑफ द डे इट इज द इंस्ट्रक्टर. अच्छा, ठीक. एट द एंड ऑफ द डे इट इज द इंस्ट्रक्टर. ठीक है, उसने वो चीज, वो टॉपिक पढ़ना है ना, अप्रोच तो उसकी अपनी हो सकती है 100%. ठीक है, तो हम इंस्ट्रक्टर्स को बेसिकली इनकरेज करते हैं कि ये इस किस्म की अप्रोच अडॉप्ट करें. आई बिलीव दैट दिस इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट. ठीक, मेक सेंस. आपका क्या ठीक होगा? सो एक तो आपने कहा ना पाशा, या अब तो खैर हम चूँकि डाइवर्सिफाइड है हमारी आईटी इंडस्ट्री का, तो उसको हम देखना चाहिए कि हमारी आईटी इकोसिस्टम है जो जहाँ टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, चाहे वो ई कॉमर्स है, चाहे वो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, चाहे वो गेमिंग कंपनीज हैं, डजंट मैटर, फ्रीलांसर्स हैं. तो एजुकेशन अब उनकी चूँकि रैपिडनेस है ना, तो उनको राइट नाउ रिसोर्स चाहिए. A resource has to be something which is productive at certain level, 70-80% productivity level पे मुझे resource चाहिए, and that's I'm going to hire, and because this is the project I have it. अब वो catch-22 situation के अंदर पाकिस्तान IT growth के बारे में एक जो theory ये है कि हम grow नहीं कर सके because हम आज 50 से $100 million का project लेने जाएं किसी कंपनी के लिए, इसलिए challenge है. ये नहीं कि उसकी capacity का इशू है या उसको वो project आता नहीं है. अगर आपको $100 million का प्रोजेक्ट आपके टेबल पे होगा, तो आपके लिए सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट्स क्या है? क्या कैन आई डिलीवर, डू आई हैव रिसोर्सेज अवेलेबल? कैपेसिटी का इशू है ना फिर. आई नो आई कैन डिलीवर इट, टेक्नोलॉजी इज नॉट अननोन टू मी. ऑफ कोर्स डिलीवरी कैपेबिलिटी जो मुझे बेंचमार्क्स दिए कस्टमर ने $100 million के प्रोजेक्ट के, वो मैं डिलीवर कर सकता हूँ. वेरी स्मॉल लेवल जी, बट नॉट एट कॉन्फिडेंस लेवल आपको पास $100 million के प्रोजेक्ट का है, लेकिन कंस्ट्रेंट्स क्या हैं? व्हेन यू लुक बैक यू से डू आई हैव resource available to me to deliver this through? We don't. Right? We don't. Yeah. So that's biggest constraint. I mean, it means that there is a constraint of resource.
श्योर So- ना सिर्फ रिसोर्स अवेलेबल नहीं है बल्कि आपस में हम बात करने के लिए जो प्रोटोकॉल्स डेवलप होते हैं ना, 2 कंपनीज मिलकर कर लें, 3 कंपनी, वो भी नहीं डेवलप हुए। चलो वही बात का पॉइंट। अब मैं जब मैं रिसोर्स पुल पे आ रहा हूँ, तो रिसोर्स पुल कहाँ से डेवलप हो सकता है? ज्वाइन कर लें आप, मैं 3-4 कंपनीज रिसोर्स पुल को ज्वाइन कर लें, एंड वी कैन डेवलप सच ए लार्ज रिसोर्स पुल टू डिलीवर $100 million प्रोजेक्ट। अच्छा, वो नहीं होता, कोई कल्चरल नहीं है, कल्चर भी नहीं है, एसोसिएशन की पावर भी नहीं है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, किसी चीज में ये There is हमें no protocol नहीं defined. है कुछ। अगर वो नहीं है तो वे डू आई लुक जी है कि आपके पास है, हाँ हमारे पास है, लेकिन 20 दे दूंगा आपको, या इस तरह के इस लेवल पे हैं, नर्स के पास इतने हैं, फास्ट के पास इतने हैं, देन यू रियली स्ट्रगल। सो व्हाट डू यू डू एट एंड ऑफ द डे? यू से यार, आई ओनली कैन अप्रोच दोस प्रोजेक्ट्स व्हिच आई कैन डिलीवर, या मैं रिसोर्स बिल्कुल पुल। ऐसे। तो हम वो कैच 22 सिचुएशन में हैं। हम कभी, जो हमारी ग्रोथ इज ऑल डिपेंडेंट हमारी कैपेसिटी के ऊपर। सो लेट्स कम टू द कैपेसिटी। अब कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा गैप है, ब्रिजिंग गैप है। एकेडेमिया जो HEC के नंबर्स हैं, वो तो कहते हैं कि हर साल हमको 25 से 30 हज़ार प्योर BCS MCS कंप्यूटर साइंसेस के जो प्योर ग्रेजुएट्स हैं, वो हम ग्रेजुएट करते हैं, और ओवरऑल इकोसिस्टम में कुछ 75,000 स्टूडेंट्स हर साल पाकिस्तान से एजुकेशन के इंस्टीट्यूट से बाहर निकलते हैं। Now that's again mind-boggling, because that's a huge number, 25,000 people, pure core IT, and 75,000 in, MSIT, yes, diplomas and everything, downstream करते हुए 70,000, 5,000 निकलता है। तो वो companies के पास dilemma है कि I cannot go to 150, $200 million project because I really don't have that kind of resource available. So what is actually happening it? So that is, most of the education is focused on trend base. Okay. क्या ट्रेंड चल रहा है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान में टेलीकॉम इंजीनियरिंग वाज इंट्रोड्यूस समवेयर मोस्टली 2007-8 के अंदर। अर्ली 2000s में आप कह अर्ली 2000 में टेलीकॉम इंजीनियरिंग नहीं थी। ऐसे ही टेलीकॉम इंजीनियरिंग थी 2006-7 के अंदर इंट्रोडक्शन हुआ मोस्टली यूनिवर्सिटीज के अंदर, 2-3 में हुआ है। या 3 या 4 में। जी शुरू में शुरू कर दिया था, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि जो टेक ऑफ किया है वो हमारे दौर में मिड 2004 को भी अगर आप रख, वो तो 2004 को भी आप अपने पास रख लें, राइट कोई मसला नहीं। 2004 को भी हम, अगर कहीं स्टार्ट हुआ था, इंडक्शन स्टार्ट हुई थी, उसका फर्स्ट ग्रेजुएट 2009 या 10 में निकलना था। मैं टेलीकॉम इंजीनियरिंग की एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान की टेलीकॉम पॉलिसी डी रेगुलेशन 1996-1997 में हुई थी, ठीक, कि पाकिस्तान टेलीकॉम डी रेगुलेट हो गया। डी रेगुलेशन का मतलब है कि हमारे सेल फोन ऑपरेटर भी आ जाएंगे, लैंडलाइन ऑपरेटर भी आ जाएंगे, फाइबर भी आ जाएगी, ये उसको आते आते 5-4 साल 6 साल लगे। 2000 के बाद उसने पिकअप करना शुरू किया। 2002 या 3000 में हमारे यहाँ टेलीकॉम ऑपरेटर्स आए। जब तक टेलीकॉम ऑपरेटर्स आए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की, हमारे पास कोई टेलीकॉम इंजीनियर नहीं था। जब टेलीकॉम इंजीनियर ग्रेजुएट होने शुरू हुए, तो टेलीकॉम वालों के पास एक ही काम रहेगा था टेलीकॉम इंजीनियर का, तुम जाकर टावर पे चेक करो कि रेडियो ठीक काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा। बहुत से कम लोग रह गए थे जो ये नेटवर्क डिज़ाइन करते थे, कैपेसिटी डिज़ाइन करते थे। उसके बाद ठीक है, बूम आया, दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर भी आए, लेकिन जितनी टेलीकॉम इंजीनियरिंग की हाइप क्रिएट हुई, जितनी वो बने, तो वो कर्व के पीछे थे। कर्व आगे थी, ग्रेजुएशन इसके पीछे थी, और ये तो सैचुरेशन थी। एग्जैक्टली। जब तक वो कर्व बहुत ज़्यादा हुई, तो टेलीकॉम के अंदर सिर्फ आपके पास ये रहेगा टेलीकॉम इंजीनियर के पास ही काम, बिकॉज आई वर्क फॉर Huawei विद Huawei फॉर 5 years। तो टेलीकॉम इंजीनियर हमारे करते थे तरह काम है कि जाके ना टेलीकॉम टावर को मेंटेनेंस करना, विच इज अनफॉर्चुनेट। So academia has to be above the curve. That's industries preempt करना चाहिए उनको। Of course, they have to go, because academia can see it, right? Research, what does research see? Research अगर beyond horizon नहीं देख सकती, तो यूनिवर्सिटी तो नहीं सकती। और आप तो प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं ना कि फलां कंपनी को क्या चाहिए, को सॉफ्टवेयर चाहिए, उसको हार्डवेयर चाहिए, उसको इंटीग्रेशन चाहिए, क्वालिटी एश्योरेंस चाहिए। यू नो लुकिंग कि इस ऑर्गेनाइजेशन को 15 साल के बाद क्या चाहिए। एकेडेमिया तो रिसर्च कर रही है, सही, उसको तो पता है कि यार 15 साल के बाद क्या ट्रेंड आने वाला है। सेंसस कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। आज से 5 साल पहले या 6 साल पहले 3 सेंसस होते थे। टेम्परेचर गेज कर लो, मर्करी चेंज कर लो, यही सेंसर होते थे आपके पास ऑन। टुडे इज लाइक हंड्रेड्स ऑफ सेंसर्स। We are wearing sensors. Yeah. So where this sensors data, where the next thing is all research by the academia. Academia की जो curve से जो आगे जाना, तो preempt करना चाहिए था। वो preempt होता तो आज वो education के अंदर बेहतर होता है। Second major, I'm sorry, 30 more seconds.
कि एकेडेमिया थोड़ा सा प्रेशर में आके पिछले काफ़ी कुछ सालों से टूल ओरिएंटेड हो गई कि अब मैं थोड़ा सा 6 महीने का टूल पढ़ा दूँ, मेरा ये एम्प्लॉयबिलिटी भी तो मेरी बढ़ जाए ना थोड़ी सी। वो जो टूल ऑपरेशन में आए तो स्टूडेंट्स का भी फोकस कोर में से निकला, और टूल का जो 6 महीने का एंड स्किल्स सिखाए मुझे, जो 6 महीने का बूट कैम्प लगेगा वो मैं चली जाऊँगा। आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू, बट पॉइंट इज द वे वी डन इट। तो अभी भी हम जितनी यूनिवर्सिटीज हैं अच्छी बुरी सारी मिला के वी आर नॉट एबल टू फुलफिल द नीड दैट इज स्टिल देयर, पीपल हु वांट टू ग्रेजुएट। अभी भी हमारी सारी यूनिवर्सिटियां मिलकर भी वो नीड पूरी नहीं कर रही, तो क्या जरूरत है भी क्वालिटी कंट्रोल करने की? करने दें जो कर रहे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज को ऊपर करने दें और लेट द कंपटीशन डिसाइड सेल्फ के बेहतर क्या होगा, ये उन्होंने कहा। बहरहाल मैं एक जो आपने प्रीएम्प्टिव वाली बात की, हमने पास से सीखना चाहिए, नदीम साहब ने कहा जी पास से सीखना चाहिए, तो पास से सीख के हमने एआई में जीके क्या करना है? अभी इस टाइम एआई का ट्रेंड है, हम शायद थोड़ा सा लेट भी हो गए हैं, तो आप क्या कर रहे हैं इस सिलसिले में? अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। एआई में जीके का बहुत ज़्यादा फोकस है इस वक्त, क्योंकि वी ऑल अंडरस्टैंड कि इस वक्त सारी दुनिया में हर किसी भी फील्ड में चले जाएं, आप हेल्थ केयर में चले जाएं, आप एग्रीकल्चर में चले जाएं, आप मैन्युफैक्चरिंग में चले जाएं, एवरीथिंग एआई, राइट? सो व्हाट वी हैव डन इज कि हमने, हमारे पास माशाल्लाह बहुत सारी इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, मटीरियल, केमिकल। तो हमने हर प्रोग्राम के अंदर यूज ऑफ एआई इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यूज ऑफ एआई इन केमिकल इंजीनियरिंग, इन सिविल इंजीनियरिंग, वो हमने एक कोर्स उसके अंदर डाल दिया, ताकि बिकॉज इफ यू नो इन एनी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम you have to come up with an optimal solution, and optimization tools AI के साथ हैं। See, I did my degree in electrical engineering, but the main thing I learned over there was optimization, Yeah. right? And मेरा जो project था, that was funded by DARPA. So I used to work on lasers and fibers and all that, and I worked on that for 4 or 5 years. But बीच में वो war हो गई, कुवैत एंड इराक की वॉर हो गई, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हो गया, तो वो हमारी फंडिंग है वो कर्टेल हो गई। तो आई हैड एन ऑप्शन टू चेंज माय प्रोजेक्ट और फाइंड सम इनोवेटिव वे, सो दैट्स वेयर आई वेंट टू बेल कम्युनिकेशंस रिसर्च। सही। एंड देयर वाज अ वेरी फाइन researcher over there who really helped me go and learn the concept of simulations. It was very new at that time that you simulate the entire. So I was working on the project was very interesting. I was working on next generation supercomputers के अंदर optoelectronic interconnects. ठीक है ना? So वो optoelectronic interconnects was giving very high speed communication essentially. Right? So I was doing it first a breadboard version जो कि optical benches पे बनाया जाता था. But then I wrote a program to mathematically simulate the whole thing. And I ended up writing a 2000 line code for that. At that time C programming was there. So उन्होंने कहा tool based ही होना चाहिए. तो हमने पहले Fortran पढ़ी थी. But then at that time C was prevalent, so I learned C. So what I am trying to tell here is that if you have that approach to learn, मैं पहले भी ये जिक्र किया, learn how to learn, then you can do that. सही, ठीक है ना? अगर हम उस स्टूडेंट के अंदर ये स्किल ले आएंगे, अप्रोच ले आएंगे कैसे लर्निंग करनी है, तो स्किल इटसेल्फ डजंट मैटर, तो टूल इटसेल्फ वोंट मैटर। ठीक, इस पे मैं दोबारा आता हूँ, टूल का पूरी डिस्कशन है जो मैं चाह रहा हूँ, उस पे मैं अभी ना जाए, मैं वापस आता हूँ इस पे। अच्छा, अभी मेरी मुलाकात हुई सलीम मौली साहब से, उन्होंने कहा कि वो आए हुए थे जी जीकी में एआई वाले उसके लिए, तो मैंने कहा अच्छा पढ़ाने गए थे? कहते नहीं मैं पढ़ने गया था। तो मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग सी बात थी कि मतलब सलीम मौली इज ऑब्वियसली अ बिग नेम इन नेटसोर्स के सीईओ, आपसे मतलब जीकी में पढ़ने जा रहे हैं एआई का, ये आप लोग क्या कर रहे हैं जीकी में? अच्छा, वो इंडस्ट्री। सो द थिंग इज कि हमने जीकी में वो यानी कि इस चीज को एम्फसाइज किया कि जो नई चीजें हैं ना उन पे तवज्जो दी जाए। तो जनरेटिव एआई, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 2 months ago, ठीक है, जब आप भी ठीक है ना, तो उसमें हमने जनरेटिव एआई का प्रोग्राम किया फॉर सीईओज। भाई वाह। और उसकी वजह ये थी कि इट एक्चुअली फ्लोज फ्रॉम द टॉप, ठीक है ना? अगर सीईओ के अंदर इंटरेस्ट होगा तो बाकी लोगों के अंदर भी वो चीजें जाएंगी। सर ने भी उसको बहुत अप्रिशिएट किया, हेल्प किया। तो ये बड़ा ही कामयाब रहा हमारे पास। अच्छा, जो दूसरी बहुत अहम चीज़ है ना कि यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्रीज हैव टू वर्क टुगेदर। यस, ठीक है। तो सलीम साहब
very kind of him that he came over. Imran Zahid साहब from Capital Smart City, he came over. ठीक है, फिर इसी तरह हमारे पास एसेंस स्काइज के आए तो CEO, तो बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट था और बड़ी अच्छी उसके ऊपर गुफ्तगू हुई और उसमें हमने ये भी काफ़ी हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए भी उनसे बात की और उन्होंने कहा कि जी हम आपको वो अपॉर्चुनिटीज देंगे, वो आप कंपनी में आए और एनवायरनमेंट को सीखें। नहीं, आपने डेफिनेटली कोई जादू किया है। उसके बाद से नेटसोल तो माशाल्लाह एआई में हायरिंग चल रही है। हम एज अ कंपटीटर एनालाइज करते हैं कि किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह उनकी तो सारी CTO हायरिंग और वी आर सो हैप्पी कि दे आर डूइंग दिस, क्योंकि इंशाल्लाह जब हम लोग ये हमें रिसोर्स चाहिए होंगे तो कुछ ना कुछ कहीं से तैयार तो मिलेंगे ना, व्हिच इज गुड फॉर अस। अच्छा, आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि अभी वेरी रिसेंटली जस्ट यस्टरडे वी कंडक्टेड अ प्रोग्राम इन एजेंटिक AI. So that is the new kid on the block, you know, the जो नया डायरेक्शन जा रही है, that is multi-agent based systems. Wow. तो वो हम लेकर आ रहे हैं और हम हमने अपने बेसिकली जो फोकस में कर रहा हूँ ना, ट्रेनिंग द टीचर्स, क्योंकि जब टीचर्स को वो नई टेक्नोलॉजीज पता होंगी, ये जितने हमने जैन AI के कोर्स भी किए तो मैंने अपने टीचर्स को भी उसके अंदर ट्रेनिंग करवाई साथ में, ताकि जब वो लोग अपने स्टूडेंट्स को वो नई नई चीज़ें बताएं, तो वो जो डिस्कशन होते थे ना इंडस्ट्री के साथ, गौरी साहब के साथ डिस्कशन हुआ, इमरान साहब के साथ डिस्कशन हुआ, तो वो अपने बिजनेस केसेस की डिस्कस करते थे। सही। तो हमारा ये बड़ा अच्छा सेशन होता था, क्योंकि लेक्चर होता था और उसके बाद एक राउंड टेबल डिस्कशन होता था। सही। और बल्कि एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं उनसे कह रहा था ना कि वो वी हैड दिस क्या कहते हैं ना, pleasure of working together. Absolutely. और उसको हम बनाना चाहते हैं as a Silicon Valley of पाकिस्तान इंशाल्लाह। तो हम बात करते रहते हैं और उन्होंने फिर आइडियाज भी हम शेयर करते रहते हैं। तो उसमें हमने क्या किया कि एक तो राउंड टेबल डिस्कशन हो ना अंदर, उसके बाद आपने कहा कि थोड़ी तफरी भी होनी चाहिए, तो हमने JIK में एक अच्छा सा हाइकिंग ट्रैक बनाया और हम वन वी वेंट टू, ठीक है, और उसमें हमने काफी सारे जो है ना व्यू पॉइंट्स बनाए हुए। तो मैं कह रहा हूँ ना, आवर कंट्री अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड, ब्यूटीफुल सीनरी। योर यूनिवर्सिटी स्पेशली आपने देखा ना, बड़ी अच्छी जगह है, ब्यूटीफुल सीनरी। तो हम वहाँ पे रुकते थे, जैसे आपने कहा ना मजलिस करते हैं, हम वहाँ पे मंजिल करते थे। तो अब वहाँ पे मंजिल करते थे और देन वी वुड डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स कि जी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, तो generative AI के अंदर one of the very important, I think the most important thing right now is prompt engineering. Everything is how do you ask a question? Yes. How smartly you're going to ask the question, and how much you understand that how is the machine going to respond to it. Yeah. Right? So वो उस मौजू पे हम एक ओपन डिस्कशन अंडर द स्काई करते थे और मैं इनको ये कहता था, वही मैं आपसे बताया कि हमें बचपन में वो अरस्तु वगैरह के बारे में बताया था, एरिस्टोटल। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था ना ओपन स्कूल का, तो उसमें ये ना कि अगर आप खुले आसमान के नीचे हैं तो जितनी आसमान की वसतें हैं ना, आपके जहन की भी वसतें उस तरह हो। तो वो मैं आपको बता सकता हूँ कि डॉक्टर साहब की एक्साइटमेंट चेक करें इस क्वेश्चन पे। इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हमारे उसमें। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, मैं आपको बता रहा था कि व्हाई आई लाइक JIK. JIK इज़ अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं शकील दुरानी साहब, वेरी फॉरवर्ड लुकिंग पर्सन। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं सैफुल्लाह खान, वेरी फॉरवर्ड लुकिंग पर्सन। सो दे गिव अस अ लॉट ऑफ लेवरेज। अब ये सारी चीज़ें ये आउट ऑफ द ब्लू है, ठीक है ना। इफ आई डिडंट हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू कंडक्ट दिस काइंड ऑफ अ थिंग व्हिच इज़ नॉट नॉर्मल, या आप सिर्फ अपनी क्लासरूम स्टडी करा रहे हैं, ये आपने क्या किया, इंडस्ट्रीज को बुला लिया। तो हमारे एक मेंबर हैं हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के, डॉक्टर जुबैर साहब, तो ही सेड यार यू डिड द बेस्ट थिंग। आई एम आस्किंग ऑल ऑफ देम कि यार इंडस्ट्री को लेकर आएं और इस तरह की जो ना इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे सेशन कराएं, एंड देन यू विल हैव दिस डिस्कशन। तो वो भी उसमें जो हमने आउटडोर डिस्कशन किया, ही वाज आल्सो देयर एंड ही रियली एडमायर्ड दिस आइडिया कि यार ये बाहर निकल के तो यू आर एंजॉइंग द नेचर ऑल्सो। ब्यूटिफुल। आप लोग आप तो आए हैं, आप भी तशरीफ लाए, तो इट्स अ ब्यूटिफुल नेचर। आप एकदम यू फील एट ईज 100%। एक नेचुरल है ना, हवा भी इतनी साफ है, फिजा भी इतनी साफ है, तो आपके सोचें जो है ना वो अच्छी है, आपको और नए आइडियाज आते हैं। सही। तो हमने बहुत सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की एंड इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट दैट सही विद आवर स्टूडेंट्स नाउ। ठीक। यू सी, पहले तो टीचर्स को, तो उसमें हमारे टीचर्स शामिल थे, ठीक, इंडस्ट्रीज के साथ
हमारे टीचर्स शामिल थे, अच्छा, और जो उन्होंने बातें की उन्होंने एब्जॉर्ब की। तो टीचर्स को ठीक है। हायर नहीं कर लेंगे इंडस्ट्री वाले? अब ये तो एक और तरफ जाएगी बात, लेकिन वैसे है ना उनकी- इसका मैं और थोड़ा question से लग रहा है इसको मैं तो आपको थोड़ा सा इसका जवाब मेरे पास है. So I think GIK is I've been teaching around, लेकिन GIK really got very close to my heart. मैं यहाँ पे डॉक्टर साहब ने जब ज्वाइन किया GIK, तो मैंने इनको इनवाइट किया। मुझे डॉक्टर साहब ने इनवाइट किया कि आप ना एक दिन आए. अब डॉक्टर साहब का कहना तो हम रिफ्यूज नहीं कर सकते. Yeah. पहले मैंने भी सोचा बहुत दूर है वो चीज़ होती है ना कि आप, लेकिन वो क्यूरियोसिटी होती दोस्ती है अपनी जगह पर इतना दूर नहीं। और डॉक्टर साहब की Long मोहब्बत, distance चला पाएंगे। क्योंकि डॉक्टर साहब मेरी स्टोरी बड़ी कॉमन है ये है कि हम भी यूएस अपनी वालदा के कहने पे छोड़ के आए और उनका ख्याल था कि यहाँ के कुछ करना चाहिए, तो अल्लाह ने बरकत डाली. तो मैं जब GIK गया तो डॉक्टर साहब ने मुझे एक पूरा राउंड दिया मुझे पूरा, आपने एक डे स्पेंड किया, और इट वाज लाइक सो आई ओपनर कि सच अ कमर्शलाइजेशन was done under research. Let me tell you this. Wow. So let me tell you this. Why the commercialization is कि वो जितने भी प्रोजेक्ट है वो मैकेनिकल थे, मेटाट्रॉनिक्स में थे, इलेक्ट्रिक में थे, वो हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर एक कमर्शियल एंगल था. लेकिन वो होता है ना कि यूनिवर्सिटी, वी ऑल डोंट नो व्हाट वी डोंट नो. Yeah. So you only find out to know, right? And or somebody will unless somebody tells me to do it. Otherwise, sometimes I would never find what I don't know because I don't know what I don't know, right? You have to tell me something. So I was like mind-boggled here. फिर मेरी डॉक्टर से बड़ी अच्छी डिस्कशन स्टार्ट हुई कि what we can do. तो जो ब्रिज है ना, आई थिंक जो ब्रिज बिल्ड करने की ज़रूरत है, जो आपने मैंने कहा कि भी अगर हमारे पास 25,000 या 75,000 यंग प्रोड्यूस हो रहे हैं, मैं किसी की क्वालिटी पे इसलिए नहीं करता कि क्वालिटी उनका कसूर नहीं है. सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम दैट पार्ट. They try to learn, okay? So appreciate the effort. वो अच्छी यूनिवर्सिटी में गए, उनको अच्छा नहीं मिला, या अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, उनको अच्छा नहीं मिला. There was other people's responsibility to deliver them. They all went for with the good intentions, और intention हमने नहीं रखी, हमें चाहिए तो intention अच्छी रखते. How do we bridge it? क्योंकि जिम्मेदारी तो वो क्वेश्चन तो वो है ना कि हमने इसको ब्रिज ना किया तो ये जैसे चल रहा है तो वो फ्रस्ट्रेशन ग्रो करेगी. या वो गिग इकानमी की तरफ जाएंगे तो गिग इकानमी में भी कैरियर लॉन्ग नहीं है. गिग इकानमी कुड गिव यू वेरी गुड स्टार्ट पॉइंट टू ग्रो इनटू द एंटरप्राइज. दैट इज द पाथवे टू एंटरप्राइजेस. 100%. सिर्फ ऐसे नहीं है कि वो अब गिग इकानमी में आप सारी उम्र जिंदा रह सकते हैं. तो गिग इकानमी का अपना एक साइकिल है. तो वो जो ब्रिज क्रिएट करना है ना, तो वो हमें एकेडेमिया और आजकल देखे करना है. तो एक आइडिया ये था कि हम फैकल्टी को एक्सपोज करें कॉर्पोरेट पे जी, हायर करें उनको. जब वो सैटिकल में आते हैं आप एक साल के लिए हायर कर लें. ठीक. उस वो एक साल आपके साथ काम करेंगे. अप टू स्पीड फॉर अस टू हायर देम. सर ओरिजिनल प्रॉब्लम जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना वो ये है, वो ब्रिज का जो फार्मूला है ना, वो एक बहुत फिगर आउट करना है. वो फिगर आउट करने में ख्याल में, और वो जरूरी है. इट्स वेरी मच इज देयर, वी नीड टू ट्वीक इट. और GIK के जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं, बाकी लम्स हैं, फैस्ट है, जो भी है, UMT है, उनके साथ बैठना है कि आपकी फैकल्टी, आपके स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री के रिसोर्स, इंडस्ट्री के मैनेजर्स, वी नीड टू फाइंड अ कॉमन बैक एंड फोर्थ ट्रैफिक. यस, मैं एट एवरी लेवल. अब जब HEC की मैं बातें कर रहा हूँ, बुरी बात नहीं है, जब HEC ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई कि आप सर्टन PhD और PhD पढ़ाने वाले हों, तो जो लड़के मैं देखता था, कुछ मेरे साथ उस्मान में पढ़ाया करते थे जिनकी सिंपल बैचलर थी लेकिन 20 years ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस था. Probably they can teach better data management sciences and computer science courses rather than the PhD student faculty. अब मेरे में शायद कोई रिस्ट्रिक्शन थी कि वो शायद वो नहीं पढ़ा सकते. तो ये किस्म की रिस्ट्रिक्शन आप वेव ऑफ करें. और इस तरह की रिस्ट्रिक्शन अगर है भी तो अभी जो प्रॉब्लम हमें आ रही है, बहुत सारे लोग हमसे बात भी करते हैं कि यार टीचर की सैलरी स्ट्रीम कंप्यूटर साइंस में स्पेशली इट्स वे लो इन द इंडस्ट्री, एंड इट्स अनफेयर टू अ टीचर टू जस्ट बी इन द इंडस्ट्री. अब अगर लेट्स सपोज वो यहाँ फास्ट का टीचर है, चलो वो तो आया, उसने गिग इकोनॉमी में थोड़ा सा कमा लिया, किया. आपके पास जो GK में बैठा हुआ है इतनी दूर, वो क्या करे और आप उसे कैसे रिटेन कर पाएंगे? क्या ये प्रॉब्लम नहीं है ये आपको? ये आपने इसको कैसे, जब आप इंडस्ट्री में साथ बिठा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम तो आएगी. जी, ये तो एक प्रॉब्लम आप जो बता रहे हैं ये एग्जिस्ट करती है. बट द वे आई लुक एट इट इज़ कि ये जो इस वक्त हमारी अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी की पेस हो गई है, उसमें योर लोकेशन एक्चुअली डजंट मैटर दैट मच. ठीक है ना.
इफ पीपल नो यू, तो जैसे इन्होंने कहा ना कि जब हम मिल के बैठते हैं, इंडस्ट्री को हमने इन्वाइट किया तो उनको पसंद आया जी ठीक है, तो उन्होंने आके हमसे अपने आइडियाज शेयर किए, हमने अपने आइडियाज शेयर किए, तो उनको ये पता चला कि यहाँ पे ये टैलेंट मौजूद है. सो नाउ वी कैन वर्क टुगेदर, ठीक है ना, वी कैन सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स. एंड अच्छा, वी आर ट्राइंग एंड वी हैव ऑलवेज encouraged our faculty to take projects from the industry. ठीक है ना, और उसके अंदर उनका भी शेयर होगा. इट्स अ विन विन सिचुएशन कि उस प्रोजेक्ट में उनका भी शेयर है, थोड़ा सा यूनिवर्सिटी का भी शेयर है, और वो इंडस्ट्री का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रहा है. ठीक है ना, और स्टूडेंट्स इन द प्रोसेस इज लर्निंग हैंड्स ऑन. ठीक है ना, वर्किंग ऑन अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम. और जैसे इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सिनेरियो की प्रॉब्लम, ठीक है ना, तो आई थिंक के वी आर मेकिंग दिस अल्हम्दुलिल्लाह एफर्ट. और जाहिर है कि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा. आपने जैसे जिक्र किया, अभी हमने 2 महीने पहले ये कोर्स किया, और इस तरह के कोर्सेज करें एजेंटिक एआई. तो एजेंटिक एआई का जैसे मैं बता रहा था ना, इट इज अ वेरी डिफरेंट. पहले था ना कि टास्क ओरिएंटेड चलता है, एजेंटिक एरिया इज गोल ओरिएंटेड. ओके, ठीक है ना, तो अब उस तरह की सोच जब हमने अपने फैकल्टी को दी, तो जब वो उनको नया सब्जेक्ट जब पढ़ाते हैं या कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं, तो दे कैन अभी से अपनी क्लास को उस अंदाज में they can bring them up to the speed कि where the technology is moving. So that is very very crucial. अभी हमने for example जनरेटिव एआई का कोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया है अपना, हमने क्वांटम कंप्यूटिंग का कोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया है JIK में. तो ये वो बात करें ना कि यू हैव टू स्टे अहेड ऑफ द कर्व. जी यू हैव टू स्टे अहेड ऑफ द कर्व. तो वो जुस्तजू स्टूडेंट्स के अंदर पैदा करना बहुत अहम है. बट यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. क्योंकि अगर आप कहेंगे अच्छा जो पहले पढ़ रहा था स्टूडेंट वही मैं भी पढ़ लूँ आज, तो वो ज़्यादा आसान है. ठीक है ना, उसके पुराने नोट्स मिल जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. कोई नई चीज़ स्टार्ट होगी तो दे विल ऑलवेज बी रेजिस्टेंस टू चेंज. बट इफ़ यू मेक देम अंडरस्टैंड कि उसकी अफादियत क्या है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या हैं, तो देन आई बिलीव द स्टूडेंट्स गेट एंगेज्ड एंड दे गेट क्यूरियस. बिल्कुल ठीक कि जी हमें भी इन चीज़ों में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, इसमें शामिल होना चाहिए. तो आई थिंक कि इंशाल्लाह वी आर मूविंग देयर. ये तो होगी एफर्ट्स की बात काफ़ी ज़्यादा. तो आप टाइम आता है फीडबैक का, तो अब जिन लोगों के लिए आप ये सारा कुछ कह रहे हैं, समटाइम्स आप सारी एफर्ट कर लेते हैं, फिर भी एंड पे कोई ना कोई ऐसी कमी पेशी रह जाती है. तो व्हाट डू यू थिंक अगर आपका एनोनिमस फीडबैक लिया जाए आपके स्टूडेंट फैकल्टी से, सो व्हाट वुड दे से अबाउट यू, जितनी एफर्ट्स अभी आपने उनके लिए की? एनोनिमस फीडबैक लिया जाए, देखिए मैं समझता हूँ कि जब भी आप फीडबैक लेते हैं तो यू गेट मिक्स्ड ओपिनियंस, राइट. तो जिन लोगों को ये बात उस अंदाज में समझ आ गई होगी जो हमारा मतमा नज़र है, मेरा ख्याल है उधर से तो पॉजिटिव ही फीडबैक होगा. लेकिन जो मैंने कहा ना, कंफर्ट जोन से निकालने के लिए अगर आप किसी को करते हैं तो उसमें नेगेटिव फीडबैक भी आ सकता है. लेकिन मैं सिर्फ यही समझता हूँ कि अगर आपकी नीयत ठीक है तो अल्लाह ताला मदद करता है. That's the way I look at it. So one thing your students do not know about you, but आज अगर वो देख रहे हैं तो उनको पता चलेगा कि डॉक्टर हसन सैदी is this. The students do not know about it. Well, I think कि जो students होते हैं ना, वो आपको उसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में देख रहे होते हैं. ठीक है ना, लेकिन द वे आई मीन, जैसे आपने सवाल किया कि डॉक्टर हसन सैदी इज दिस, तो ये कि आई बिलीव इन हैविंग अ बैलेंस्ड पर्सनैलिटी. सो जैसे इनसे बात हो रही थी कि आई हैव इंटरेस्ट इन स्विमिंग, आई हैव इंटरेस्ट इन स्क्वॉश, आई हैव इंटरेस्ट इन टेनिस एंड नाउ गोल्फ. नदीम साहब के साथ हम गोल्फ भी खेलते हैं. तो ये शायद स्टूडेंट्स को ना पता हो कि आई डू हैव अ लॉट ऑफ क्या कहना चाहिए, लाइकिंग फॉर डूइंग स्पोर्ट्स एज वेल. ओके, ठीक है, बिकॉज ज़्यादातर तो मेरा फोकस वहाँ पे सिर्फ एकेडमिया की तरफ होता है. ठीक है. दूसरा ये है कि चूंकि अभी हमने ये चीज़ शुरू की है तो इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन हो रहा है. दे मे नॉट बी अवेयर कि इतनी सारी इसके इम्पैक्ट आ सकते हैं. अब नदीम साहब के साथ उस दिन स्टूडेंट्स ने इंटरेक्ट किया, तो दे लाइक इट. आपके साथ उस्मान साहब के साथ इंटरेक्ट हुआ तो दे लाइक्ड इट अ लॉट. आई लर्नड अ लॉट इन दैट सेशन. सच्ची बात है, मैं कहता हूं. अच्छा, ये जीआईके का कल्चर है. ये दिस इज समथिंग सो वंडरफुल एट जीआईके.
कि वो सारा कुछ स्टूडेंट्स ने अरेंज किया था. अच्छा, nice. You And see? they were very open. They And asked they're questions very right, left, open. and They center. ask questions right. Very and curious. It was Very I think curious. one of the greatest session I ever attended. Yeah, it was such a वैसे amazing sessions that shows Yeah. कि यार students बड़े curious हैं वहाँ पे. बड़े क्यूरियस है वहाँ पे. Yeah. तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एज ए सेट कि जब आप बच्चों को एम्पावर करते हैं ना इस तरह की पॉजिटिव एक्टिविटीज की तरफ, तो उसके बड़े अच्छे नतीजे आते हैं. सही. तो आई एम वेरी होपफुल इंशाल्लाह कि एज वी collaborate more with the industry and international collaborations. सही. अभी हम लोग करने जा रहे हैं Hornet ICT 2025. Wow. Yeah. ये सर को Last year invite मैंने किया. attend किया was So it's a wonderful conference. और International बुलाएंगे लोगों को उसमें we are getting people from US, from IEEE UK. वाला है. IEEE की Oh, है, amazing. from US, from UK, from Turkey and from Australia. तो उसमें वो स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा कि वो जो स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें हो रही हैं उन लोगों की ज़ुबानी सुने जो उसमें खुद काम कर रहे हैं. ठीक है ना. Wow. फैकल्टी को भी मौका मिलेगा, नेटवर्किंग होगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. दे कैन गो अब्रॉड फॉर टीचिंग असिस्टेंटशिप, रिसर्च असिस्टेंटशिप्स. तो ये चीज़ें हमारे मुल्क में लोगों को मालूम नहीं है. जी हाँ, we need to amplify this message. वी नीड टू एम्पलीफाई दिस मैसेज कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक्स्ट्रा पैसे दे के वहाँ पे पढ़ें. अगर आप उनके जो वहाँ पे लोग रिसर्चर्स हैं या उनके साथ अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं इस लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे ही, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ही आप उनको कोई अच्छा काम करके दिखाते हैं तो दे पिक यू, Yeah. यू गेट पिक्ड अप. सो चूंकि मेरा अभी टाइम कब रहा है ना GIK में, तो आपका सवाल मौजू है, शायद उनके इल्म में ना हो कि मेरी काविश ये है कि उनको एम्पावर किया जाए, उनको एनेबल किया जाए कि दे कैन also go to high-tech universities like Stanford, like Caltech, like MIT, like Oxford, Cambridge. और इंसिडेंटली हम ये जो Hornet 2025 करने लगे, इसमें इन तमाम लोगों से हमारे बातचीत चल रही है. We're trying to invite some speakers from MIT as well. Sure. From Stanford as well, from Iowa State University. तो क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह I had the honor of pioneering this conference Hornet in the year 2004. So it's like 22 years. So we developed a lot of circle of international experts. Wow. और वो अल्लाह का शुक्र है कि they value it, और उन्होंने इस दफ़ा मुझे ये मौका दिया कि मैं GIK में इसको होस्ट करूं. So we have hosted this in 4 or 5 times in the US in various cities, starting from University of North Carolina at Charlotte. So my main collaborator over there is Dr. Yasin Raja from University of North Carolina at Charlotte. And then we also did it in Missouri. We also did it in Florida. तो काफ़ी जगहों पे US में हुई, फिर उसके बाद जो है ये UAE में हुई. Last year we had it in Qatar. We also had it in Turkey, in Cyprus, and in Egypt. Alexandria University में भी हुई, Cairo University में भी. तो it's a fairly international level conference. और उसमें मेन थीम यही है कि हम अपने यंगस्टर्स को enable करें कि वो बाहर जाके through some research assistantship वगैरह जो है ना अपनी तालीम को continue कर Wonderful, सकें. excellent. I have a privilege to attend it. I think I would definitely recommend everybody to do it. Makes sense. एक दो क्वेश्चन मुझे, आई थिंक काफी टाइम भी हो गया, लेकिन मुझे एक दो क्वेश्चन, हाँ सही. सो मुझे बस एक दो क्वेश्चन सिर्फ मेरे रह गए. आखिरी ये क्वेश्चन, US कॉर्पोरेट वर्सेस पाकिस्तान कॉर्पोरेट. आपने पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री को एक लिहाज से लीड ही किया है कि आप पाशा में देखे, आपने सो मेनी IT इंडस्ट्रीज देखी हैं और सब कुछ हुआ. पाकिस्तान की IT एज अ कॉर्पोरेट, वेयर डू यू सी दिस? व्हाट कैन बी डन इन अ बेटर वे वेयर वी कैन बिकम वेरी कंपेटिटिव? वी कैन, क्योंकि हम पाकिस्तान से देख रहे हैं कि पाकिस्तान से कोई मतलब सक्सेस स्टोरीज हैं, लेकिन अगेन इंडिया से कंपेयर करें, हमारे नेबर से कंपेयर करें, कहीं कहीं हम स्टैंड नहीं करते. क्या करें कि हम ये कर लें, हम अचीव कर लें? आपकी बड़ी अच्छी बात मुझे लगी थी कि एक अभी GIK में इन्होंने ये बात कही कि जब हम कहते हैं कि वी होप कि पाकिस्तान ऐसा हो जाएगा, तो होप इज एन एंटी स्ट्रेटेजी है. क्या कहेंगे आप? आपके वर्ड्स याद नहीं, हमें बात यही कही थी कि होप जो होती है ना, वो उसके साथ स्ट्रेटेजी नहीं होती. तो होप की बात ना करें, स्ट्रेटेजी की बात करें कि आपके ख्याल से क्या होना चाहिए और हम क्या अचीव करें. Strategy, eat, hope for lunch. And then I think strategy and action plan eats for dinner. Strategy is, again,
unless there's no action, there's no strategy, right? Right. And hope without a strategy is just like a hope, just like winning a lottery, which happen and not happen. One of the major difference, not a US corporate, any corporate, जो कि चाहे European है, Japanese है, and South African, they build on a system. They are not personal driven. ठीक है, उसमें आपको जो CEO है वो थोड़ा सा हीरोइज्म है, लेकिन वो हीरोइज्म सिर्फ US कॉर्पोरेट में ही है. हाँ. चाहे वो एलन मस्क है, चाहे वो बिल गेट्स है, स्टीव जॉब्स है. वो हीरोइज्म सिर्फ कॉर्पोरेट US में है, हीरोइज्म अदरवाइज कॉर्पोरेट्स में नहीं है. लेकिन वो सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता. टिकटॉक का नहीं पता हमें. वो सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता. इवन अमेरिकन हीरोइज्म सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता. सिस्टम ड्राइव्स इट. तो सिस्टम ड्राइव्स इट because system trusts you, your job to be delivered. Pakistani corporates जो सी हैं, I'm not everyone, maybe there are some good corporate structure के ऊपर हैं, वो personal driven है, family driven है, family driven है, person driven है. तो उनका जो growth है, वो जो top tier से नीचे tier management है जिसने handover लेना है, वो exist नहीं करती. अब जहाँ वो एग्जिस्ट नहीं करती तो उसकी वो ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि वो फिर देन कैपेसिटी है ना किसी आदमी की, nobody is there beyond the capacity. So I think that's one of the major difference towards it. The second thing is what is happening today in any corporate, what business we are doing it is going to dilute. Yes, हमने कहा ना एजुकेशन में डाइल्यूशन है तो बिजनेस भी डाइल्यूशन में जा रही है. आज से 20 साल पहले डेटा एंट्री was one of the biggest revenue generation of this part of the region. Today, probably don't need it at all. Everything has been almost done, right? Or maybe automated in such a way that you don't need it towards it. There's a lot of booms and busts we've seen it. The corporates don't prepare themselves or don't invest what is next. Can I prepare myself what's next? So US corporates always see I have a X billion dollar revenue today. Where is my next $1 billion? Where it's sitting, where I'm going to go. Because wealth की circulation है. Right? The wealth has to circulate and then the money comes through it. So where the next? तो जितनी भी corporates हैं, अगर Microsoft की example ले ले, तो when I joined Microsoft, we were still selling the CDs, right? So Microsoft was selling Office की CD थी $300 plus 3 years की support. So what is the cost of kagar? What is the cost of goods? A CD, that's it, right? 50 cents to maybe $1. वो भी Microsoft कहते थे आप डाउनलोड कर लें, मैं आपको सिर्फ आपका लाइसेंस नंबर दे दूँगा. And I'll give you $300, you give me $300 some dollars plus 3 years की support, आप Microsoft Office available हो जाएगा. Then Microsoft all of a sudden say, I'm going to go to the cloud. I'm going to put all these applications on the cloud. So then I was a part of that. I was a country manager Microsoft in that transformation. Wow. So Bill Marmor was out. Probably ये यूनिवर्स की सबसे बड़ी So Bill Marmor was out, Satya was in, and I was country head Pakistan, Microsoft Pakistan. So I was sitting in Seattle. इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दें. So एक कंपनी है जो वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है, ठीक, और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होनी है. तो इमेजिन करें कि उस कंपनी के जो लोग हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे पहली चीज़ चाहिए होती है कि हमें लगे कि हमें ट्रांसफॉर्म होना है. लोगों को तो ऑलरेडी इंटाइटलमेंट है कि वो टॉप कंपनी है. अब एक CEO आया है जिसने 1,20,000 के एम्प्लॉइज फोर्स को या लाख के एम्प्लॉय फोर्स को एकदम ट्रांसफॉर्म करना है इनटू अ न्यू कंपनी, एंड सो दैट दे कैन अगेन बिकम द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड. कितनी मुश्किल हुई होगी ट्रांसफॉर्मेशन. तो ये उस ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है जो कि ये सत्या की आप बता रहे हैं. बिल्कुल. तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी कि कैश काउ है, हम $300 की लाइसेंस बेच रहे हैं, विंडो का लाइसेंस है, ये वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लाइसेंस है, एंड जो लाइसेंस नहीं लेता था उसको हम कंप्लायंस करते थे कि आप इलीगल लाइसेंस यूज़ कर रहे हैं तो वी कैन गो लीगल एक्सटेंड, पुलिस भेज देंगे, कुछ भी कर देंगे. तो Satya came in and he said, no, we're not going to do this because people are using Microsoft. We know we have 90+% market share, but still we're not going to do this compliance. We're going to do something else. So what is else? Number one, we're going to transform from CD selling to cloud. We're going to go to the cloud. The mantra was developed. Okay, what exactly we're going to do? The mantra was based upon the word which Satya, I think, introduced, empathy. That was a word. That was a mantra of Satya coming in. Satya Nadella said, have an empathy about the customer. If you don't have an empathy does not mean I'm pity on you. Empathy is
I want to put myself in your shoes, and I want to find out what value you're driving from Microsoft product. And I need to sell you the value of that product, not the product. So, and what is my take towards you is then we're going to empower people to do more. Whatever they're doing it, we're going to empower them to do more. And we're going to do that to every single person on the planet. And for that, we need to have an empathy. We need to develop an empathy. So I sit down with you and I sell the value towards you. So that mantra comes in, and that way the whole transformation was based upon it, empathy. Then Microsoft starts shifting it to the cloud. So now I was sitting in one of our conference internally, and our CFO says, look, we were selling a series, we're getting $300. Now we're selling $8 a month subscription. And for me to deliver that $8 a month service, I have to spend billions of dollars to develop a data center on a cloud. So my cost of goods has increased. And for you, you're only paying $8 a month, and you can terminate your contract anytime you want. So I don't have 3 years linearity with you. So how do we go? We need to transform this. My cost is increasing. I'm writing checks to data centers, and I'm only asking you pay me $8 a month for Microsoft product. Yeah. So you only sell a value. So there's a transformational. So what exactly they wanted to achieve out of it? Because that's what they're following the next billions. They were following predictability in revenue. They're following is linearity in the revenue. Wow. They're following when you on my cloud, I can add a lot of services along with it. Then Azure comes into the play. Then other things come into the play. Look where the Microsoft is today. So I think that is the strategic vision which most of our organization probably do not understand here. So ये change आने की ज़रूरत है. Of course, I'm not undermining the CEO's capabilities or CEO's vision. Constraints point of view is that we are more operationally engaged in this country. यहाँ operation deliver करना एक बहुत बड़ी problem है ना. तो हमारे CEOs, CTOs, CIOs इतने operationally engaged हैं. They don't have probably for that the second step, but they need to build operational management team so they can really go out to the next level. ये जो आज की मजलिस है ना, इसमें ये गलती हमने ये कर ली कि हमने दोनों को इनवाइट कर लिया. दोनों डिजर्व ये करते हैं कि पूरी 2 घंटे की पॉडकास्ट एक बंदे तक की जाए. So much knowledge in one मजलिस, it's just so much difficult to consume. I think again मेरे लिए तो ये एक लाइफ चेंजिंग मजलिस थी. ऑब्वियसली मैंने बहुत सारी चीज़ें लर्न की, और ऑब्वियसली जितना आप लोगों का विजडम है, अल्लाह करे हम लोग उस पर पहुँच सकें. जो आपने माइक्रोसॉफ्ट वाली बात की, वन ऑफ द फेवरेट एग्जाम्पल दैट आई हैव, मैं जितनी भी यूज़ के स्टडीज़ आज तक पढ़ी है ना, या केस स्टडीज़, उसमें सबसे बेस्ट यही है जो कि सत्या वाली ट्रांसफॉर्मेशन की है. It's available on Harvard Business Review. I think it's $12 or $20 whatever. It's a case study that everyone should read. Hit Refresh is the book by Satya Nadella. I think it's one of my favorite books. What a beautiful privilege to receive directly from him. Oh, bhai, so privileged to be part of that cycle when he was there, and I had a privilege to have one-to-one discussion with him while I was there. I think that was one of the hallmark from my career. I think that was a wonderful transforming thing. a company and taking it to $3 trillion. Absolutely. I think is mind-blowing. Again, seeing above the curve. Companies when 100-year-old, they could not see it. Follow the buck. I don't think so. Follow the buck. I think you follow the buck nahi hai. Create a buck. Because where the world is moving, right? Connectivity is improving day by day. So autonomous कब होंगे हम? The technology is going to be autonomous. Wow. अच्छा जी, so thank you so much. This concludes our majlis today. If you want to reach out, प्रोडक्टर साहब, तो आप सोशल्स पे रिस्पॉन्ड करते हैं. आपको कैसे रीच आउट किया जाए? अगर लोगों के क्वेश्चन हो, पेरेंट्स के क्वेश्चन हो, तो आपको कैसे रीच आउट किया जाए? जी, email can be the and that is a public thing. Yeah, email. I get email from everyone, so it's on the GIK website also, but it is rector@gik.edu. So, तो इनको आप reach out करें. He would answer your questions if you are free. जी बिल्कुल. But before we conclude, मैं एक चीज़ ज़रूर इसमें यानी ऐड करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट दिया.
और अगर हम इंडस्ट्री, जैसे नदीम साहब माशाल्लाह फॉरवर्ड लुकिंग हैं, वारिस साहब फॉरवर्ड लुकिंग हैं, इमरान ज़ाहिर साहब जो लोग आए और इन्होंने बड़े मैं समझता हूँ कि बड़ी फ़राख दिली से हमारे साथ वक्त स्पेंड किया। तो जब आप एक दूसरे से मिलते हैं तो फिर आप ये प्रॉब्लम्स जो है ना वो कलेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं। और हम वी कैन कंट्रीब्यूट इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग अ टैलेंट एंड दे कैन एक्चुअली चैनलाइज के इसको अभी इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से ज़्यादा आशना कराया जाए, इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, ताकि दे स्टे अहेड ऑफ द कर्व। तो मैं समझता हूँ कि ये जो संगम है ये बहुत अहम है कि द इंडस्ट्री एंड एकेडमिया वर्क हैंड इन ग्लव एंड द ऑब्जेक्टिव, द लार्जर ऑब्जेक्टिव इज़ कि हमारे जो यूथ है दे आर ट्रेन्ड एंड दे आर एजुकेटेड with the emerging technologies as well as having the fundamentals strong. Yeah. जब तक उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी, बच्चे की ग्रिप नहीं होगी सब्जेक्ट में, द स्टूडेंट मे नॉट लाइक अस बाय डूइंग दैट कि जी अगर आप उसको इतना ज़्यादा रिगर में डालें। लेकिन बियॉन्ड दैट जितने भी मेरे स्टूडेंट जब बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं कि सर आपने बहुत ज़्यादा हमें कह लें रगड़ा ही दिया, ठीक है ना, रिगर से गुजारा। लेकिन जब वहाँ गए हम लोग बाहर तो कोरियंस या चाइनीज़ इतनी मेहनत करते थे, लेकिन चूंकि हम भी उस मेहनत के आदी हो गए थे यहाँ पे बैठ के, तो हमें कोई मसला नहीं हुआ उनके साथ। तो मेरा ये मैसेज ज़रूर होगा स्टूडेंट्स के साथ कि अगर आपको रिगर मिल रहा है तो यू शुड एंजॉय इट एक्चुअली, ठीक है ना। एंड इसीलिए हमने JIK में ये जो हाइकिंग ट्रैक और इस तरह की चीज़ें, स्पोर्ट्स, अभी हमने रिसेंटली वी डिड अ स्क्वॉश कंपटीशन, वंडरफुल है, उसके अंदर भी हमारे एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के जो है मेंबर आदिल खटक साहब तशरीफ लाए थे और उन्होंने बड़ा अच्छा एक लेक्चर दिया लीडरशिप के ऊपर भी बच्चों को। तो अच्छा हम ये भी करते हैं ना कि जब आप इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो इनको बुलाते हैं, इन्होंने एक टॉक दी, ठीक है ना, आपने एक टॉक दी, तो वो जब वो इंडस्ट्री से लोग आके बच्चों को बताते हैं तो दे गेट ऑल्सो मोटिवेटेड कि जी दिस इज़ आवर फ्यूचर, ठीक है ना। सो दैट्स माई मैसेज इज़ कि बच्चों के अंदर एक जुस्तजू होनी चाहिए इल्म की, और इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी मिलके काम करें, बच्चों को हम नई टेक्नोलॉजी की तरफ मुतवज्जे करें। और वो जो एलिमेंट है जो मैंने शुरू में भी बात की थी कि हाई टच भी हो, यानी कि ह्यूमन एलिमेंट भी हो और हाई टेक भी हो, और उसका एक जो है ना बैलेंस्ड मिक्स करके अगर हम अपने बच्चों को आगे लेके चलेंगे तो वो कहते हैं ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, तो वो इंशाल्लाह हम समझते हैं कि we can make a difference in our country. My last sentence to students, ask questions, take risks. हमारे यहाँ questions को मायूब समझा जाता है, बेअदबी समझा जाता है, क्राइम भी समझा जाता है। तो क्वेश्चन करें, क्वेश्चन इज बेसिकली इंटेलिजेंस की निशानी है, दैट्स द फाउंडेशन। Prompt engineering is all asking smart questions. Ability, yeah, exactly. Ability to question is basically reflected intelligence. is all AI, by the way. Exactly. So second part, risk. Take a risk. मैं तो स्टूडेंट्स को जान कहता हूँ कि आपके पास जिंदगी में टाइम फ्रेम है, कोई गलती करेंगे तो आपके पास टाइम है उसको सीधा करने का। अगर आप थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएंगे, गलती करेंगे तो ट्रेन थोड़ी सी देर के लिए पटक बोलेगी, फिर दोबारा ट्रेन पे आ जाएगी। Cost of failure. At my age, if I do some mistake, I probably don't have that kind of time, or maybe energy, something like that. So, but that is where risk लें, कुछ नहीं होता, रिस्क लेने से डरे नहीं, और हम एज ए कल्चर रिस्क अवर्स हैं। तो आई थिंक ये दो चीज़ें मैं जरूर कहूँगा, लें, रिस्क में रिवॉर्ड है और क्वेश्चन में नॉलेज है। Wow. Thank you so much, everyone. See you inshallah with the next batches.